तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां दमदार तेजी के साथ बाजार दिन की ऊंचाइयों पर करते हुए कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा और उसके बाद कल की क्या करें आप तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, तूफान तो आया है और दिख भी रहा है खिड़की के बाहर किस तरह से बारिश और हवा है, बट जो बाजार की तूफानी तेजी है उस पर आपसे राय जानना चाहूंगा। 1000 पॉइंट्स की तेजी है सर, बाजार के एक्शन समझे उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। बिल्कुल दीप, बड़ी बात यही कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी डबल सेंचुरी मारकर 200 अंक ऊपर दिन की ऊंचाइयों पर 14,875 के करीब, और सेंसेक्स 650 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है कि सरकारी बैंकों की तरफ आज तेजी की लीडरशिप आती दिख रही है। एसबीआई 5% मजबूत है। न सिर्फ बैंक निफ्टी का बल्कि निफ्टी का भी टॉप गेनर इस वक्त एसबीआई है। बैंक, ऑटो और रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले। यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिख रही है। 1.5 से 3% तक ये सेक्टर मजबूत है। तो फार्मा इंडेक्स आज 0.5% कमजोर है। कमजोर नतीजों के बाद सिप्ला में 3% का नुकसान। डाउ फ्यूचर्स सहारा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं। 100 अंक कमजोर है और यूरोप के बाजारों में 1/4% की कमजोरी आपको नजर आएगी। तो यह है इस वक्त का पूरा हाल और रुझान बाजार का। दीप, बिल्कुल सर, और ये तूफानी तेजी जो बाजार में आई है उसके बारे में जानना चाहूंगा। डेज हाई पर है इस समय 1000 पॉइंट्स निफ्टी बैंक, 200 पॉइंट निफ्टी। ऐसा क्या बाजार को आज दिख रहा है सर जिसकी वजह से एक्शन बना है, या फिर ये जो सुबह हम बात कर रहे थे कि एफआईज की पोजीशन हल्की है, पीसीआर भी गिरा है, तो वहां से तेजी बन रही है? किस तरह का एक्शन समझ रहे हैं सर इसे? दीप, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको याद होगा, हम ये बात पिछले बुधवार से कर रहे हैं कि देखिए एफआईज ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुके हैं। जितना बेच चुके हैं उससे ज्यादा अब बेचने की जगह उनके पास है नहीं। और अगर फरवरी या मार्च 2020 जैसा माहौल है, अगर वैसा होना है तब तो पता नहीं, वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा। लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई कारण नहीं जिससे आप ये सोचें कि बाजार इतना तेजी से गिर जाएगा या एफआईज ने इतना बेचा। और जो डेटा मैंने आपके सामने रखा कि अप्रैल 2020 के बाद से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन से ज्यादा एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 40% के नीचे रही हो। और जब 40% के आसपास इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईज की आ जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग, एक खरीदारी, ये आना स्वाभाविक है। हालांकि 40 के नीचे नहीं गए, 2 दिन हम 40% पर रहे, एक दिन 42% पर, लेकिन वहीं से आपको रिकवरी आती दिखती। तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर, थोड़ा सा आपको अपना जजमेंट और अंदाजा भी लगाना जरूरी होता है। और वो जजमेंट और अंदाजा हमारा यही था कि ऊपर की तरफ बाजार चलने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और वो होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे इस तेजी से कोई आश्चर्य नहीं है। और लगातार आपको याद होगा जब नीचे आ रहा तब भी हम यही बात करते हैं। हाँ, एक जरूर है कि एक बार जरूर 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग जो बाजार ने दी 14,942 की 10 मई को, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद एक ब्रेकआउट होकर बाजार और तेजी की तरफ जाने को तैयार है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन अब जिन लेवल्स पर आ गए हैं दीप, हम ये कंजेशन जोन में एंटर कर रहे हैं। 14,875 से 15,050, ये 250 पॉइंट की रेंज ऐसी है। 14,875 से 15,050 बाजार आमतौर पर इसी रेंज में कहीं न कहीं रुकता है। तो एक बार देखते हैं, बढ़ने देते हैं, कितना और बढ़ता है। 14,950, 14,975 के आसपास पहुंचता है निफ्टी, तो वहां पर एक अच्छी जगह होगी जहां एक बार प्रॉफिट बुक करके आप इंतजार कर सकते हैं फिर से करेक्शन का। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपके लिए थोड़ा नीचे की तरफ संकेत दे रहे हैं और आप रेंज के हायर एंड पे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार में जबरदस्त ताकत है। और मैं फिर कहूंगा, जो अप्रैल मई, ये जो 2 महीने हमने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम रखे हैं, अब भी वहीं पर बड़ा पैसा बनेगा और जरूर बनेगा और बहुत ज्यादा बनेगा। तो अगर आपको इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह में आपको दिक्कत है, आप सीधा कैश के स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, वहां पर अभी भी बहुत तेजी बाकी है दीप। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया मार्केट है और इस मार्केट में आपके लिए अभी भी बहुत सारे मौके रहेंगे अगले 1.5 घंटे में भी और पूरे हफ्ते भी। जी दीप। बिल्कुल सर, और कैश मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में तो आपने भरोसा जताया ही है और लगातार बढ़िया कॉल्स भी दे रहे हैं। पर आज जो आपने इंडेक्स पर एक्शन समझाया था सुबह, बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा। जो इंडेक्स पर लेवल्स, टारगेट्स की आप बात कर रहे थे, वो भी अचीव होते हुए दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज सुबह इंडेक्स पर अनिल जी ने आपको क्या सलाह दी थी। निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करेंगे और वहां से 14,825, 850 का रखेंगे टारगेट। दूसरा तरीका ये आने दे 14,700, 14,725 के आसपास, वहां पर खरीदारी करने का सोचेंगे।
पहला टारगेट 14,825 का भी आ चुका है, 14,775 का भी आ चुका है। इसलिए हम आपको कह रहे थे कि थोड़ा सा इंतजार करें, नीचे में एंट्री करने का आपको सही मौका देगा। सही मौके की जगह है 14,725, 14,750, और आप देखिए वहां से 100 पॉइंट करीबन निफ्टी ऊपर है। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जो अनिल जी बात कर रहे थे, स्पेशली जो निफ्टी के लेवल्स की बात करी थी, डबल सेंचुरी लगाकर फिर इस समय बाजार जबरदस्त तेजी में आते हुए दिख रहा है। आइए फिर इस तेजी में कुछ बेहतरीन कॉल्स भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, और जैसा कि यूजुअल ट्रेंड रहता है, सबसे पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो अनिल जी को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल पूछा था एसबीआई, और वो शायद 370 के भी पहले था। मैंने 379 की बात की थी, अभी 380 जो ईस्ट से क्रॉस हुआ है। मैं या तो फ्रेश बाय लीजिए या मेरे टारगेट रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे 395 तक की मूवी एक्सटेंड होते हुए लग रही है। तो यहाँ पर भी आप फ्रेश बाय कर सकते हो 380 तक। हाँ अनिल जी, 380 तक ऐड करिए। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही शानदार कॉल ये रहा। जी वागले साहब, और अब अपने रिवाइज टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताइए इसके लिए। 377 का स्टॉप लॉस, 392 टू 395 का टारगेट। आज का टारगेट नहीं होगा, आज का टारगेट लगभग 387, 88 में भी 89 का होगा। कल तक 395 का होना चाहिए। और मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ से भी 200 पॉइंट की तेजी लग रही है, लेकिन अभी स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में यहां से भी तेजी बन रही है, बट थोड़ा डिप का इंतजार करेंगे तो बेहतर लेवल्स आएंगे। बट फिलहाल एसबीआई के साथ जाने की तैयारी में है वागले साहब, 389, 392, 395 के टारगेट के लिए। तो चलिए, एसबीआई पर हमारी नजर बनी हुई है, अन्य बैंक्स भी आपको एक्शन करें, पर कुछ नतीजे भी आए हैं फेडरल बैंक समेत। तो आइए कुछ नतीजों के बारे में जानें और आने वाले दिनों के लिए कौन से ट्रिगर्स पर बाजार की नजर है। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल निफ्टी स्पेस में इसके नंबर्स पर अभी फोकस है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड बैठक में सरकार को शेयर जारी करने पर फैसला करेगी। कल इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी स्पेस में टाटा मोटर्स, वहीं वायदा बाजार में टोरेंट फार्मा, मनप्पुरम फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक रहेंगे। ट्रिगर्स, टाटा मोटर्स फंड जुटाने के प्रस्ताव पर बोर्ड विचार करेगा। वहीं आरती इंडस्ट्रीज नतीजे, बोनस शेयर और साथ ही पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक में फैसला होने वाला है। टोरेंट फार्मा नतीजों के साथ पूंजी जुटाने पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना पर 9 राज्यों के साथ कल बैठक होने जा रही है, 2 दिवसीय बैठक है, इस पर नजर रहेगी। बुधवार के दिन निफ्टी स्पेस में आईओसी, वायदा बाजार में इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पर फोकस रहेगा। आईआरएफसी पूंजी जुटाने पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। वहीं क्लैरियंट केमिकल्स अंतिम डिविडेंड पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही यूएस फेड की बैठक के मिनट्स भी इस दिन जारी होते हुए दिखेंगे। और हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार बुधवार के दिन यानी कि 19 मई को बंद रहेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स बोथ ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट पर, जहां पर हमारी नजर बनी हुई है। सचिन जी भी हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून सचिन जी, और बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, यहाँ पर बैंक्स पे ही दाव लगाना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट फिलहाल प्लेस्ड है, बैंक निफ्टी का जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। सो इंडसइंड बैंक में मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा डेटा है। जिस तरीके से फिलहाल प्राइस एक्शन है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए 950 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर्स में लगाना है अराउंड 929 के आसपास। इसके फ्यूचर्स अभी फिलहाल चल रहे हैं अराउंड 937 के आसपास, तो खरीदारी करने की सलाह है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, तो इंडसइंड बैंक पर खरीदारी करने की सलाह है। आज दोनों प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स एक्शन में है, बट स्पेशली प्राइवेट बैंक्स पर तो जबरदस्त तेजी है और वायदा कारोबार का अमंगस्ट टॉप गेनर है इस समय इंडसइंड बैंक, पर उस पर रखिए नजर। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, कुछ नतीजे आए जिसमें सबसे पहले तो कोलगेट पे आपको नजर रखिए, क्योंकि नतीजों के बाद अच्छा स्पाइक इस काउंटर में देखने मिला है। हर पैमाने पे नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 315 करोड़, 250 करोड़ का अनुमान था। इसके अलावा कंपनी की अगर आप आय देखें तो वहाँ भी अनुमान से बेहतर है। मार्जिन भी कंपनी के अनुमान से काफ़ी बेहतर आए हैं।
32.3% पे आए हैं 24.6% से बढ़कर, इसी का इम्पैक्ट आप इस स्टॉक में भी देख रहे हैं। फेडरल बैंक के नतीजे तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा डिप नजर नहीं आ रहा। मुनाफा 301 करोड़ से बढ़कर 478 करोड़ पे आया। ग्रॉस एनपीए जो है 2.71% से बढ़कर 3.41% पे आए हैं। कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वो भी कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कंपनी की जो स्लिपेजेस है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक पे आपको देखने मिल रहा है। राणे ब्रेक मुनाफा 9 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ पे आया है और कामकाजी मुनाफा जो है 21 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ पे आया है और कंपनी ने 25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। शक्ति पंप्स 6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 30 करोड़ का मुनाफा जो है वो कंपनी ने किया है। कंसोलिडेटेड आय जो है 93 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ और 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बटरफ्लाई गांधीमती यहाँ पे कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे प्रॉफिट किया, पिछले बार लॉस किया था 4.5 करोड़ का और कंपनी ने 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 9 करोड़ का मुनाफा किया है। आय भी 111 करोड़ से बढ़ के 206 करोड़ पे आई है। तो जितने नतीजे आए हैं अब तक मिड कैप कंपनीज के वो अच्छे नजर आ रहे हैं। अगला स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ सुबह से ही हरकत देखने मिल रही है क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के साथ इन्होंने एक करार कर लिया है। स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसके उत्पादन के लिए करार किया गया है। 1 साल में 5 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य और 3 साल के लिए करार जो है वो इस कंपनी के साथ किया गया है। इसके लिए स्टॉक बाजिंग भी है। नैटको फार्मा कोजेंसिस के हवाले से खबर है कि कोरोना की एक दवा है, उसके लिए इसने एली लिली के साथ करार कर लिया है। करार का जो औपचारिक ऐलान है वो जल्द संभव हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल के लिए कोजेंसिस के हवाले से और एक खबर आई कि डॉक्टर रेड्डीज की जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो दरअसल अपोलो हॉस्पिटल में आपको मिलेगी और इसका जो दाम है 1250 रुपये प्रति डोज के आसपास का रखा गया है। तो इसके चलते दोनों स्टॉक जो है वो काफ़ी हरकत में है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ खबरें ये हैं कि इस कंपनी ने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता नहीं होने के कारण इसने अपना महाराष्ट्र में जो एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको बंद कर दिया है। कारदा कंस्ट्रक्शन इस कंपनी के नतीजे हैं 24 तारीख को। नतीजों के साथ साथ शेयर के विभाजन पे भी कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। अभी 2 रुपये की फेस वैल्यू है, उसको कम करके 1 रुपये की किया जाने वाला है। और साइक्लोन की वजह से जो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, गुजरात सरकार ने साइक्लोन के चलते करीब 41 सरकारी पोर्ट से जिनको बंद कर दिया और महाराष्ट्र में तो मुंबई में एयरपोर्ट है वो 4 बजे तक के लिए बंद हो चुका है। बिल्कुल, तूफान बाजार के बाहर भी है और तूफान बाजार में भी है। बाजार में है तूफान एकदम तेजी का, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड करते हुए बाजार बेहद मजबूती के साथ। ऐसे में क्लोजिंग शो का पहला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए, उनकी तरफ से एल्गो ट्रेड का बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, प्राइवेट बैंक फ्लेवर पर आ रहा है, बैंक निफ्टी फ्लेवर पर आ रहा है, तो हमारा जो स्टॉक है एक छोटा प्राइवेट सेक्टर बैंक करूर वैसा बैंक का हमारा एल्गो ट्रेड पिक, जहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, अभी आपने कहा कि पैसा बनेगा मिड कैप स्टॉक्स में और मिड कैप बैंकिंग स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो ये 59 रुपये 50 पैसे के आसपास इसको बाय करने की हमारी राय है। 64 रुपए का टारगेट पहला है, 64 का पहला और 66 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए करूर वैश्य बैंक में खरीदारी करें। यहां पर 57 रुपए 75 पैसे पर स्टॉप लॉस रख करके करूर वैश्य बैंक में खरीदारी की राय है। एल्गो ट्रेड। ओके, तो यह है आपके लिए करूर वैश्य बैंक में खरीदारी करने की राय एल्गो ट्रेड के तौर पर। 57 रुपए 75 पैसे पर लगाइएगा स्टॉप लॉस और टारगेट रखिए ऊपर में 64 और 66 रुपए का। आइए आशु सर भी हमारे साथ है। आशु सर से भी एक बार बाजार पर भी व्यू लिया जाए और साथ ही अगर उनकी कोई स्ट्रेटेजी है तो पूछे। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। अनिल जी, स्ट्रैटेजी तो निफ्टी की चल रही है और जो उस दिन बात हुई थी कि इंडेक्स स्ट्रांग लगता है और लगता है कि 850 900 की तरफ जाना चाहिए, वहां पे आ गया और ये हमारा पीक लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा अनिल जी। जो स्प्रेड है अपना 600 850 का, मुझे लगता है कि उस स्प्रेड में अनिल जी 25-30 रुपए का प्रॉफिट अभी आ रहा है, लेकिन बने रहना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी इंडेक्स में तेजी बनी रहेगी। इसके साथ अनिल जी 3-4 अपडेट हैं। एक JSW स्टील की कॉल लेने को 720 की बोली थी अनिल जी। JSW स्टील बड़ा है लेकिन कॉल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, पॉजिटिव है,
बट क्योंकि आउट ऑफ द मनी थी और रेयरली मैं आउट ऑफ द मनी देता हूं, बट मार्केट की वॉलिटिलिटी और मेटल्स के चलते थोड़ा सा 720 की कॉल दी थी और कहा था कि जब तक 690 JSW स्टील नहीं टूटे तो नहीं बेचना उसको, वही स्टॉप लॉस होगा। और JSW 700 के अराउंड कंसोलिडेट होकर अनिल जी अब 720 भी क्रॉस कर गया है। एक अनिल जी पुट थी बंधन बैंक की, उसमें भी कुछ खास नहीं है। बंधन बैंक बाकी बैंक्स की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वीक लिंक है क्योंकि बैंकिंग स्ट्रांग है तो आज वो थोड़ा सा ऊपर खड़ा हुआ है। और एक और कॉल थी अनिल जी HCL टेक की, जिसको 905 के अराउंड भी बोला था कि 895 से के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करें, उसमें भी ट्रैक्शन बढ़ रही है और मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में IT में थोड़ी सी ट्रैक्शन आ सकती है, तो उसके साथ भी बने रहना चाहिए। और लास्ट थी अनिल जी LNT की, रिजल्ट्स अच्छे आए, 5-10 मिनट के लिए ऊपर भी खुला लेकिन टिका नहीं, तो अनिल जी स्प्रेड में बहुत बड़ा मतलब कोई इजाफा नहीं हुआ, कुछ छोटा मोटा नुकसान है। अगर किसी ने काटा नहीं हो सुबह तो मैं अभी के रेट से मान के चलता हूँ नुकसान है, बने रहें या फिर जो 1400 वाली कॉल है काट लें और 1460 की खड़े रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये ट्रैक्शन अब नहीं आई तो अगले 5-7 दिन में LNT में कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं आता, क्योंकि टुडे वॉज अ गुड डे कि उसमें आना चाहिए था, बट आज इनफैक्ट इस रिजल्ट्स के बाद भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब ये कंसोलिडेट करेगा और जब कंसोलिडेट करेगा तो जो एक्शन जहाँ पे है वहाँ पे रहना चाहिए। अब अनिल जी निफ्टी में अभी भी जो है, अब देखिए अनिल जी, देखिए 200 पॉइंट बढ़ चुका है निफ्टी में, अभी भी तेजी है, कुछ स्टॉक्स में भी अभी भी तेजी है, लेकिन यहाँ से अनिल जी 50-60 पॉइंट घट सकता है। तो मुझे लगता है कि एक लेवल पे आके ना फिर थोड़ा बेटर एक स्प्रेड बनाना चाहिए। और मैं अगले 1.5 घंटे अनिल जी आपके साथ ही हूँ, आधा घंटा मुझे दीजिए, मैं एक स्प्रेड बना रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने भाव पे बनाना चाहता हूँ क्योंकि सेफ्टी नेट उससे बढ़ जाता है और रिटर्न्स बेटर हो जाती हैं। सो वाइल वी वर टॉकिंग अनिल जी, वो 150 का ऑलरेडी 200 हो चुका है, बट आई वांट कि एक डिप जरूर आए और उस डिप पे मैं एक आपको निफ्टी का स्प्रेड और दूंगा अभी। अगर आप बिल्कुल बजा दें तो मैं कैश की कॉल भी थोड़ा नीचे आए तब फिर से कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष सर के लिए बिगुल निफ्टी पर स्प्रेड आशीष सर की तरफ से। माफ कीजिएगा, कैश का स्टॉक है, आशीष सर की तरफ से बताएं सर। अनिल जी JSL हिसार लेना है, 177-78 रुपए का भाव है, 165 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट होंगे अनिल जी 195 से लेके 205 तक। स्टॉक है अनिल JSL हिसार, 175, 70, 78, 80 जो भी चल रहा है अभी मेरे सामने नहीं है। अभी 70-50 में अनिल जी हमने 2-3 मिनट पहले क्लाइंट से शेयर किया है, तो इसलिए टाइमिंग बड़े राइट है, इसको ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस 165 का और टारगेट 195 से लेके 205 का। और वैसे भी अभी रख लेंगे तो अनिल जी देखिए मेटल्स में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस करेक्शन से आप देखेंगे तो ग्लोबल में कोई बहुत बड़ी चीज चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस जरूर टेस्ट करेंगे, तो डिप में जरूर लेना चाहिए। अनिल जी जो आप कई बार एग्जांपल देते हैं ना, ग्लास हाफ या ग्लास फुल, अब अनिल जी कोई भी स्टॉक देखिए, मतलब बाकी नहीं तो मैं पॉपुलर सेल की स्टॉक की बात करता हूं, वो 70 रुपए से अनिल जी 150 हो गया। अब उस 80 रुपए में जो ट्रेडर है वो तो 8 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए खाता है, लेकिन जो 150 में लेता है उसके लिए 25 रुपए घट जाता है, तो एक दिक्कत आ जाती है। तो उस एंगल से ऐसी करेक्शन फार्मा और मेटल्स में रहेंगी। अब ये आपको टाइमिंग देखने के एक लेवल पे आके ऐसे रेट्स आएंगे कि जब आपको दूर रहना पड़ेगा कि नहीं मैं अपने भाव से ही लूंगा। जैसे मैंने अभी बोला अनिल जी निफ्टी पॉजिटिव लगता है, तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल 200 पॉइंट ऊपर ले लूंगा, जब थोड़ा करेक्शन आएगी मुझे उस भाव से लेना है। तो ऐसे अनिल जी मेटल्स फार्मा में ध्यान रखना चाहिए, सेक्टर में ट्रैक्शन बना रहेगा, लेकिन करेक्शन जरूर आएंगी और वो ट्रेड आपको संभालना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त JSL हिसार में। जो आपने JSL हिसार बोला उसके ऊपर मैं वापस से आपके पास आ रहा हूं, मुझे उस पर कुछ बात भी करनी है और हमारे सारे पैनलिस्ट से उस पर राय भी लेनी, जो आपने कैश मार्केट का स्टॉक खरीदने की राय दी है। लेकिन उससे पहले एक बार वागले साहब जरा तैयार है अपनी कॉल के साथ, तो पहले वागले साहब का कॉल मैं कंप्लीट कर लूं। वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी ये स्टॉक हमने पिछले हफ्ते में कवर किया था, अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आया है। स्टॉक है मदरसन सुमी, 240 के पार एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने वीकली रेजिस्टेंस को निकाला है, तो आपको एक 3, 3.5, 4 रुपए की 240 की नीचे की स्टॉप लॉस लेकर एक 10 से 12 रुपए ऊपर मिलना चाहिए। 252 का मेरा पहला टारगेट होगा, अभी करंट भाव पे 244, 243 यहाँ पर ले सकते हैं। 3 से 4 रुपए की रेट बनेगी। 252 to 255 तक के टारगेट में देख रहा हूँ 1 से 2 दिन में। ओके, और स्टॉप लॉस क्या होगा वागले साहब? 240 के नीचे का स्टॉप लॉस और 252, 255 का टारगेट। ओके,
240 का स्टॉप लॉस, 252 255 के टारगेट के लिए। अच्छा, ये सवाल तो वैसे सबके लिए है, लेकिन विशेष तौर से बंसल जी और कुणाल जी के लिए, क्योंकि चार्ट पर मदद आमतौर पर आशु सर उन्हीं से लेते हैं। तो जैसे आशु सर ने अभी कॉल दिया JSL हिसार लेने का, तो क्या इस तरह का कोई हम एक संविधान में नियम बना सकते हैं कि जिसमें आशु सर सिर्फ और सिर्फ कैश के कॉल्स दें, फ्यूचर्स के ना दें? क्या ऐसा करना संभव है? मतलब कुणाल जी आपको बताना है, क्योंकि आप स्वयं अध्यक्ष हैं सारे चार्टिस्ट एसोसिएशन के, ताकि कम से कम एक चीज हो जाए कि शॉर्ट कॉल ना आए। भाई कैश में तो शॉर्ट कॉल दे नहीं पाएंगे ना, आएंगे तो लॉन्ग कॉल ही आएंगे या तो नहीं आएंगे। ऐसा करना संभव है? अनिल जी देखिए, आपका विचार तो बहुत अच्छा है अनिल जी, बहुत नेक विचार है, लेकिन एक समस्या आएगी अनिल जी इसमें। अगर अनिल जी ये नियम बना दिया जाए तो फिर आशु जी जो हैं वो स्प्रेड के सुल्तान कैसे रहेंगे अनिल जी? नहीं, स्प्रेड तक ठीक है, स्प्रेड में भी आशु जी के स्प्रेड में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो जो कहते हैं ना कि नहीं, जो आशु जी कहते हैं ना कि पहले गोली मारो और फिर पूछो कि तेरा गुनाह क्या था, वहां पे समस्या है। पहले शॉट करो फिर पूछो कि गिरना क्यों है, वहां दिक्कत है। बाकी स्प्रेड में भी ठीक है, स्प्रेड में दिक्कत नहीं है। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। जी नहीं, देखिए अनिल जी, बिल्कुल भी ये नियम नहीं बनाना चाहिए कि आशु जी कैश की पिक्स नहीं देनी चाहिए। बट अनिल जी, नियम दूसरा बनाना चाहिए। अब आप पूछें कि क्या नियम बनाना चाहिए? हाँ बताइए, पूछा है मैंने आपको। देखिए अनिल जी, कैश की पिक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आशु जी को खुल के बोलना चाहिए। आप एक चीज देखिए अनिल जी, निफ्टी की स्प्रेड देते हैं, 20-20 रुपए बनते हैं तो अपडेट देते हैं। HCL टेक में कुछ थोड़े से पैसे बने तो अपडेट दिया, बट आज तक इन्होंने रिलायंस इंफ्रा पे अपडेट नहीं दिया। जब जिन स्तरों पे इन्होंने रिकमेंड किया था वहां से अनिल जी स्टॉक डबल हो चुका है, एक बार भी अपडेट नहीं दिया। तो अनिल जी, आशु मदान जी किस चीज से डर रहे हैं? और मेरा अनिल जी पूरा भरोसा है JSL हिसार में इनके पास कोई मतलब कि अच्छा अपडेट है जो जिसमें खुल के बोल नहीं रहे हैं। टेक्निकली तो स्टॉक 220 225 तक जाने का दमखम रखता हूँ। अनिल जी बताइए, गलत बोल रहा हूँ? एक बार भी आशु जी ने रिलायंस इंफ्रा पे अपडेट नहीं दिया कि अनिल जी मेरा स्टॉक अपडेट हो गया। नहीं तो जिस तरह की पर्सनैलिटी है, ये रोज आके अनिल जी अपडेट दे। नहीं, आपने जो कहा ना कि कॉल में 20 रुपए 30 रुपए बन जाते तो अपडेट देते हैं, रिलायंस इंफ्रा में भी जब 20-30 रुपए बनेंगे ना उसके बाद शायद अपडेट देंगे। आशीष सर जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जी आशीष सर बताइए। अनिल जी, आप सबकी ऑब्जर्वेशंस मतलब सबकी वैलिड हैं, जो जिसने भी, कुणाल जी, राकेश जी, आपने। अनिल जी, मैं एक बार थोड़ा सा पहले शेयर कर चुका हूँ। अनिल जी, जो कैश के स्टॉक्स होते हैं हमारे पास JM में, मतलब मिड कैप रिसर्च है, सब फंडामेंटल रिसर्च है, पर अनिल जी उसमें एक तो टाइम डिवोट ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं, कंप्लाइंसेस ज़्यादा हैं, डिस्क्लेमर ज़्यादा हैं। तो अनिल जी इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, और वो टाइमिंग वाली बात होती है। अदरवाइज मैं कैश के स्टॉक्स मतलब एज ए हाउस हम देते हैं, सारे क्लाइंट्स को देते हैं, बट चूंकि यहाँ पे अनिल जी मोमेंटम प्लेस ज़्यादा, और मेरा डेरिवेटिव मतलब थोड़ी रुचि पसंद और क्या कहते हैं कमांड भी कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा है, तो जिस पे कंट्रोल ज़्यादा होता है तो वो लगता है। बट ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, और बहुत चीज़ें दे सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा अनिल जी, जैसे आपने बोला, और ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि कैश के स्टॉक को अनिल जी शॉर्ट नहीं कर सकते। चलिए, तो हमारा दबाव बनाना सफल रहा। आशीष सर ने मान लिया कि कैश के स्टॉक्स अब ज्यादा दिए जाएंगे। मतलब वही कोशिश की थी। थोड़े दिन पहले इसी तरह का दबाव मैंने वागले साहब पे भी बनाने की कोशिश की। वागले साहब कुछ दिन लाए भी थे अच्छे कैश के स्टॉक्स ढूंढ के, फिर वापस से वागले साहब ने ब्रेक लिया है। अब वापस से मिड कैप की शेयरों की तेजी बढ़िया होती दिख रही है। वागले साहब की तरफ से भी कॉल आने की पूरी संभावना है अब बनेगी। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है, एक बार राय ली जाए। किरण जी, चार्ट देखिए TVS मोटर्स के 4% मजबूत है और अच्छी तेजी के साथ आज ऑटो और ऑटो इंसुलेटर दोनों ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। TVS मोटर्स, बजाज ऑटो या कोई स्टॉक आपको जो पसंद हो चार्ट्स के लिहाज से, जहां आपकी खरीदारी करने की राय हो? अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। TVS मोटर काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। 4-5 दिन पहले मैंने इन्हीं लेवल्स के आसपास बाय करने की सलाह दी थी। हालांकि इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। 630, 632 ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि क्रॉस करना चाहिए। अगर क्रॉस कर देता है तो फिर मैं मानता हूँ 650, 660 के टारगेट सबको देखने को मिलेंगे। 630 के ऊपर बाइंग करनी है, तब स्टॉप लॉस 622 का रखना है। ये कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, पर 630, 31 के बाद ही बाय करना है कि वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार वो टूट जाए तो एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी TVS मोटर्स में।
टीवीएस मोटर्स पर यह है आपके लिए राय। और इस बीच अभी अभी जो सचिन जी ने आपको खरीदारी करने की राय दी, इंडसइंड बैंक यहां पर अच्छी रफ्तार बनती हुई दिख रही है और ऐसे में इंडसइंड बैंक के स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों ही रिवाइज करना चाहते हैं। सचिन जी पहले बताएं क्या कुछ रिवाइज करना है इसमें? जी अनिल जी, 950 के आसपास के टारगेट दिए थे, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट आज अचीव हो चुके हैं। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम 975 तक एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं ट्रेल करना चाहूंगा अराउंड 933 के आसपास, एंड पोजीशन होल्ड करने की सलाह होगी। फ्रेश टारगेट होगा 975 का। अनिल जी, और एक मेरे पास BTST कॉल है, सॉरी कैश सेगमेंट का कॉल है, तो फ्रेश बिगुल की जरूरत होगी। बिल्कुल, तो बिगुल तैयार है? जी हाँ, सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सर। अनिल जी, टेक्सटाइल स्पेस एंड मिड कैप ये कॉम्बिनेशन है, तो हिम्मत सिंह का सीड में एक अच्छा उछाल आया है आज के सत्र में। जिस तरीके से पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन था वो इसने ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 195 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 210 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 165 के आसपास और खरीदारी करनी है हिम्मत सिंह का सीड में। बिल्कुल, और हिम्मत सिंह का सीट हमारा SIP स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, 11% मजबूत है। टेक्सटाइल शेयरों में हम लगातार आपको कह रहे हैं कि बड़ी तेजी बनने वाली है। किस दिन कौन सा चलेगा ये अंदाजा लगाने के लिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं ही। टेक्निकली फंडामेंटली हम आपको बता चुके हैं कि इनको आप शांति से खरीद कर बैठ जाएं, ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। 195 और 210 दो टारगेट आपको रखने हैं खरीदारी करने के लिए आज से हिम्मत सिंह का सीड में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी और यहां से भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अच्छी तेजी देखने को मिलेगी उन तमाम शेयरों में जो आपके रडार पर आते हैं सेठी साहब की तरफ से। बाजार मजबूत है, जबरदस्त तेजी में है, तो सेठी साहब आज 5 मिनट जल्दी पहुंच चुके हैं और जल्दी पहुंच चुके तो हम उनको इंतजार भी नहीं कराएंगे, जल्दी तो जल्दी आ जाओ। सेठी साहब का स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। ओके, बताएं सेठी साहब क्या है आज कॉम्बिनेशन, कैश फ्यूचर या सिर्फ कैश के स्टॉक्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, कॉम्बिनेशन है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। ओके, दोनों में खरीदारी करनी तो करिए शुरुआत। सर बताएं कौन सा पहले अनिल जी कैश मार्केट का स्टॉक है, उसके पहले 2 स्टॉक का जिक्र करना चाहूंगा जो आज सुबह मैंने SPL मिड कैप्स में दिया था। एक था शॉर्ट टर्म पिक था हैदराबाद इंडस्ट्री, जो कि 3920 रुपए पर रिकमेंड करा, अभी भाव है 4260 रुपया। मेरा टारगेट था शॉर्ट टर्म का 4100 का, वो आज अचीव होके अभी 150 रुपया वहां से भी और ऊपर है, 4260 का लेवल आ गया। और दूसरा स्टॉक था सिग्निटी टेक्नोलॉजी जो कि 382-83 के लेवल पे दिया था आज ही, और अभी 405 के हाई टच करके अभी 401-2 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी कैश मार्केट में दमदार तेजी बनी हुई है और कैश मार्केट से ही मैंने बहुत ही जबरदस्त स्टॉक आज एक पिक किया है। ये रियल एस्टेट सेक्टर से है। आज जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है वो फोकस में है, जैसे NBFC है, बैंक है, रियल एस्टेट है। और यहाँ से साउथ इंडिया बेस्ड, बेंगलोर बेस्ड प्रेस्टीज एस्टेट जो कि अभी 270 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये खरीदारी करने की सलाह है। एक दमदार कंपनी है विद इन द स्पेस, और हाल ही में इनकी एक जो US की प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है ब्लैकस्टोन, इनके साथ एक 12 एसेट्स बेचने की डील हुई थी, जिसके अंतर्गत इनको पहले ट्रांच में 7,500 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वो बहुत बड़ी डील थी और जिसके कारण से कंपनी को डेट रिडक्शन करने, हालांकि वैसे भी विद इन द स्पेस डेट इनका काफी कम है, मैनेजेबल है, बट उसको भी कम करने के लिए एक हेल्प मिली है। और उसके अलावा इस फंड से नया कैपेक्स, नए प्रोजेक्ट एक्वायर करने में कंपनी फोकस कर रही है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% और अच्छी कैडर से कंपनी ग्रो कर रही है। और बाकी जिस तरह से रियल एस्टेट में पिकअप हुआ हमने देखा पिछले क्वार्टर में, और सरकार का जो फोकस है, होम लोन की जो दरें हैं जो कि अब 6.5-7% के दर में होम लोन मिल रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 290 का और स्टॉप लॉस रखना है 260 का। ओके, 260 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 290 का लगाएगा टारगेट। प्रेस्टीज स्टेट्स इस रियल एस्टेट कंपनी में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती दिख रही है। यह है कैश मार्केट का स्टॉक। और फ्यूचर्स का स्टॉक कौन सा है सेठी साहब से वो भी जान ले। सेठी साहब बताएं सर।
फ्यूचर का स्टॉक अनिल जी मुझे लगता है अब 2-3 दिन की एक अच्छी खासी गिरावट के बाद मेटल सेक्टर वापस चलने को तैयार है और यहाँ से मैंने आज पिक किया है नेशनल एल्यूमिनियम को, जो कि अभी मे के फ्यूचर्स 74-74.5 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। देखिए दमदार कंपनी है विद इन द स्पेस, आप देखेंगे एल्यूमिनियम में तो इनके पास फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है, बॉक्साइट, फिर एल्यूमिना, फिर एल्यूमिनियम, और वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है। और हमने हाल ही में वेदांता के नतीजे देखे जहां पे एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा उनको इस क्वार्टर के नतीजों में फायदा मिला। हालांकि सभी मेटल्स अच्छा कर रहे हैं बट एल्यूमिनियम एक अलग टाइप की तेजी में है। मुझे लगता है ये नेशनल एल्यूमिनियम करंट लेवल्स पे बिल्कुल करेक्ट भी हो चुका है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 80 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 69। ओके सेठी साहब आप जरा लाइन पे रहिएगा, 1 मिनट आपसे काम भी है। मैं एक नहीं 2 काम है एक्चुअली। एक काम तो ये कि आप जो यहाँ पर नेल को खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, वहीं पे कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। तो पहले उनके लिए बिगुल और उसके बाद में फिर से आपके पास आ रहा हूँ। बताएं सर। अनिल जी देखिए अभी सेठी साहब ने खरीदारी की राय दी नालको पर, मेरी और राकेश जी की भी खरीदारी की राय है। और अनिल जी एक कॉल डेडिकेटेड है सुमित बागड़िया जी को, जिन्होंने अनिल जी नारा बुलंद किया था कि नालको को ना नहीं कहना है। तो अनिल जी चार्ट बहुत जबरदस्त है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स वापस से करेक्शन के बाद तेजी दिखा रहे हैं। नालको को इन स्तरों पर खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी नेल्को पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर 73 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 78 से लेकर 82 के टारगेट जोन के लिए नेल्को पे खरीदारी की राय है। ओके और नेल को खरीदारी करने की राय आशु सर ने भी दी थी, उनकी भी तरफ से खरीदारी करने की राय। तो अब नेलकोप की तो बात हुई, लेकिन सरी साहब अब रही है इस वीकेंड पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ। अच्छा ये बंसल जी आप तो फिल्मों के बड़े शौकीन हैं, आपने देख ली वो पिछले हफ्ते की रिलीज राधे? अरे अनिल जी जब से अनिल जी पिक्चर देखी है आशु जी को अनिल जी ढूंढ रहा हूँ, अनिल जी मिल नहीं पा रहा हूँ बस उनसे। नहीं तो पूरा हिसाब पूरा करना है अनिल जी। इतनी अनिल जी टेली मार्केटिंग करी है, इतनी टेली मार्केटिंग तो मतलब कि सलमान खान की टीम ने नहीं करी होगी। फंसा दिया अनिल जी, ट्रैप कर दिया है आपको बुरी तरह से पिक्चर दिखा के। आशीष जी ये क्या था, बुल ट्रैप था या बियर ट्रैप था जो राधे में हुआ आपके साथ और आपने इन सबके साथ में किया, वो क्या था क्या एक्चुअली? अनिल जी एक तो ये आज का एक और दिन ऐसा कॉमन निकला अनिल जी। मैंने नालको अपनी भी कॉल ओपन है और मैंने फ्राइडे को भी कहा था कि नीचे आया है लेकिन ये सोता हुआ शेर है, कभी भी जाग जाएगा। और अनिल जी राधे पे तो अनिल जी मैं बता रहा हूँ, अब देखिए अनिल जी मेरे लिए तो सलमान अनिल जी मतलब कैसी भी मूवी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अनिल जी जैसे भारतीय में ट्रोलिंग हुई है ना, ऐसी राधे के मीम्स बना के मेरे को ट्रोलिंग की गई है। और तो मुझे आपसे अनिल जी एक पूछना क्वेश्चन गेस्ट भी पूछना था और एक कंप्लेंट भी करनी थी। अनिल जी बाहर वाले तो छोड़ो, मतलब जो अपने पैनलिस्ट हैं इतने फेमस, इतने दिग्गज, इतने रिस्पेक्टेड, उन्होंने अनिल जी मेरी सैटरडे संडे ट्रोलिंग की है राधे पे। अब आप गेस्ट करो वो कौन है? दो जनों ने किए, दो जनों में एक तो होने चाहिए विश्वेश। नहीं अनिल जी, विश्वेश जी कोई मौका छोड़ते नहीं। अगर या तो उनका फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं होगा तो अलग बात है, बाकी विश्वेश जी कोई मौका नहीं छोड़ते आशु जी के को ट्रोल करने का। और दूसरे होंगे बंसल जी। नहीं अनिल जी आपका गेस्ट गलत है, मतलब मैंने बोला इतने फेमस, इतने इतने रिस्पेक्टेड, और अनिल जी वो सेठी साहब हैं अनिल जी, मतलब बंसल जी करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक्सपेक्टेड लाइंस में था। सेठी जी ने मेरी ट्रोलिंग की है सैटरडे संडे को। अरे वाह, सेठी साहब के अंदर का सोया हुआ शेर जा गया। सेठी साहब मजा आ गया। देखो अब मुकाबला करना तो मजबूत आदमी का ही करना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, वो है ना सारे फिल्म क्रिटिक्स ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं लिखता कि भाई भाईजान की फिल्म है तो उसके लिए खराब बोल दे, सलमान खान की फिल्म है कौन लिखे खराब है। तो वो ऐसा बोलता है अगर आप सलमान खान फैन है तो ये पिक्चर जरूर देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा अरे भाई सलमान खान के फैन या किसी भी स्टार के लोग फैन इसलिए बनते हैं वो बहुत अच्छी पिक्चर बनाते थे।
अगर अच्छी नहीं बनाएंगे तो फैन कब तक रहेंगे, कहाँ तक रहेंगे। लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड वे में ना बोलते हैं भाई मत देखो, क्यों जबरदस्ती देखनी है। अगर आप फैन हैं तो फैन है तो फिर पुरानी वाली वापस तो निकाल के देख ले वापस से, इतने ही बड़े फैन है हम। अमिताभ और धर्मेंद्र के फैन, हम तो शोले कई बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बट एनीवे चलिए, जो कुछ भी फिल्म खराब बनी है उसमें तो आशु सर का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जितनी जोर से आशु सर ने पब्लिसिटी की है उसके लिए आप दिल खोल कर, मैं अब अपनी ट्विटर लाइंस ओपन कर रहा हूं, दिल खोलकर आशु सर की आप ट्रोलिंग कर सकते हैं, मुझे टैग करके करेगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं लाइक भी करूंगा। तो चलिए बढ़ते आगे, 2:30 बज चुके हैं और दीप अब वक्त है हमारी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का। अच्छा, 1 मिनट, उससे पहले 1 मिनट सचिन जी के लिए बिगुल है, सचिन जी कुछ कॉल देना चाहते हैं, उसके बाद हम 2:30 की स्ट्रेटेजी पर जाएंगे। सचिन जी का बिगुल। बताएं सचिन जी। सॉरी अनिल जी, बट स्टॉक ही ऐसा है। रिलायंस में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ना कोई बात नहीं, रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरीके से ये क्रॉसओवर है, इसके मोमेंटम एवरेजेस को इसने काटा है, प्लस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 7वें अटेम्प्ट के बाद इसने काटा है, तो मुझे लग रहा है जरूर यहाँ पर एक बड़े उछाल की तैयारी हो रही है। सो खरीदारी करनी है। रिलायंस के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1948 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा 1995 का एंड फाइनल पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2020 का, जो उसका एक अपर बैंड है इस पर्टिकुलर रेंज का। तो खरीदारी करनी है फ्रेश रिलायंस में एंड कैरिंग फॉरवर्ड करनी है पोजिशन। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर करनी है खरीदारी। एक एक करके बाजार की लीडरशिप लेने के लिए तैयार हैं स्टॉक्स। आईटीसी सपोर्ट कर रहा था, अब बैंक्स की बारी आई है और रिलायंस की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बनते हुए दिख रहा है। तो फिर जानते हैं बाजार पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक है। डाउ फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो सुबह हम 100-125 अंकों की गिरावट देख रहे थे, वहां से रिकवर होकर अब 65-70 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स, तो थोड़ी सी रिकवरी हुई है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की गिरावट दिख रही है 1/4% की। यूरोप के बाजार फ्राइडे को यहां पर 1.5% तक की तेजी थी। अभी सुस्त खुले हैं बट कोई भारी गिरावट नहीं है, 0.5% से कम नीचे हैं यूरोप के बाजार इस समय, तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट वहां पर नहीं आ रही है। एशिया की अगर आप बात करें तो चीन और हांगकांग दोनों ही तेजी के साथ बंद हुए, हालांकि जापान के बाजार में आज दबाव बनते हुए दिखा था। बताएं सर, क्या करना चाहिए? कुछ भी करें उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं आशु सर के लिए, जो आशु सर से जो इतना प्यार करते हैं, वो 2-3 मुझे मैसेज जो आ चुके बता दूं। आशु सर, एक हमारे हर्षित जी है जो उन्होंने लिखा है कि राधे दूसरा गेम स्टॉप निकला, हम तो फंस गए। एक ऐश्वर्य त्रिपाठी साहब है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2021 सरकार का सख्त निर्देश है, बिना काम जो घर से बाहर निकलेंगे मास्क वास्क लगाए हुए और आलतू फालतू ऐसे घूमने फिरने के लिए, उनको अब क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको 4 बार राधे फिल्म दिखाई जाएगी। ये आपके लिए मैसेज है। और एक आशीष गोयल साहब ने लिखा है, जो राधे फिल्म पूरी देख चुके हैं उन्हें अब वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं, वो कोरोना प्रूफ हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है। और भी बहुत सारे आ रहे हैं, आप मेरी लाइन पे जाए। बाकी सबको मेरी तरफ से लाइक है, जो जो मैसेज भेजे उनको सबको बहुत बारा, ढेर सारा एक साथ सबको है ना, मैं धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत सारा प्यार दूंगा। फिलहाल तब तक आगे बढ़ते हैं, तब तक एक बार मैं जल्दी से डेटा एनालिसिस कर देता हूं दीप जो कह रहे हैं। तो दीप, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, 50-60-70 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 2 दिनों से थोड़ी अच्छी मजबूती हुई, तो हल्की फुल्की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो कोई खास बात नहीं है। हमारे बाजारों का जहां तक सवाल है, एक अच्छी बात दीप जो हुई है वो ये कि अब 14,800 आप तोड़ेंगे नहीं, और क्यों नहीं तोड़ेंगे वो मैं बता दूं। 14,800 के पुट ऑप्शन पर 31 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं और कुल मिलाकर है लगभग 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि दमदार पुट राइटिंग हुई है। तेजी की पोजीशन आज गजब की पुट राइटिंग हुई है। 14,700 पर 30 लाख शेयर पुट राइटिंग, 14,800 पर 30 लाख शेयर, 60-70 लाख शेयर माफ कीजिएगा 60 से 65 लाख शेयर पुट राइटर्स आज नए ऐड हुए हैं। ये ताकत दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है बुल्स में। इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस पिछले 2 हफ्तों में मैंने एक भी दिन नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। थोड़ा 10 मई के दिन हल्का लिखा था जब 10,900 के ऊपर हम बंद हुए थे, तो आज वापस 10 मई के बाद 17 मई को दूसरा तगड़ा कॉन्फिडेंस आपके सामने आता दिख रहा है, यानी कि मंडे वाला जो है वो
मंडे आपके लिए दमदार साबित होता दिख रहा है। तो 14,800 आपके लिए एक तरह से हो गया बेस। ऐसे में जो क्लोजिंग आपको मिलेगी, मिनिमम क्लोजिंग आज जो मिलेगी वो 14,825 से 14,850 की मिलेगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहां से आपके लिए रिस्क 75 पॉइंट से ज्यादा की, 100 पॉइंट से ज्यादा की है नहीं निफ्टी में। अपसाइड कितनी हो सकती है? 14,950, 14,975 इस रेंज में अगर निफ्टी पहुंचे वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज का फाइनल टारगेट वैसे 14,900 का था, वहां पहुंच चुका। यहां से आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और अगर ऊपर जाए 14,950, 14,975 की रेंज में, या पार्ट प्रॉफिट यहां पर बुक कर सकते हैं अगर आपकी इंडेक्स पोजीशन है। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं पार्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि देखिए डाउ फ्यूचर थोड़े कमजोर हैं, आप ट्रेडिंग रेंज के एकदम हाई रेंज पर आ रहे हैं, तो हल्की प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कर लें नीचे का, कोई हर्ज नहीं। तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी है, या तो अभी कर लें या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, और 14,950, 75 की रेंज में आए तो वहां 100% आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये है आपके लिए निफ्टी पर आए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम पहुंच गए हैं। अभी बैंक निफ्टी कहां गया? हाँ, ये रहा। ओके, बैंक निफ्टी में हमें 33,300 पर, 33,150 के ऊपर जो क्लोज हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है एक 33,150 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे चाहिए थी, जो मिल रही है। तो ऐसे में दीप एक चीज तो क्लियर है कि 33,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे आज, ये बहुत क्लियर कट संकेत है, क्योंकि 33,000 के पुट पर 12 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं और कॉल्स में 10 लाख शेयर राइटर्स खड़े, तो वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे भी। तो पहली चीज तो है कि 33,000 आपके लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हो गया। पूरी संभावना है कि आप 33,150 के ऊपर बंद देंगे। ऐसे में आप ऊपर की तरफ बढ़ने की तैयारी में, और यहां से भी बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट होने के चांस बन रहे हैं उसमें आप 33,700, 33,800 की तरफ अगले 2-3 सेशन में बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। तो आप अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहे। निफ्टी में 14,950, 14,975 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय है, तो बैंक निफ्टी में 33,700, 33,800 की रेंज में जब पहुंचेगा वहां प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। आपको लग रहा होगा यहां 75 पॉइंट या वहां 400-500 पॉइंट, लेकिन यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, यही फर्क रहता है बढ़ने की स्पीड में, घटने की स्पीड में। तो उस लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जी दी बिल्कुल सर, तो नजर रखिए, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर आए हैं, बट अब थोड़ी मुनाफा वसूली के जोन में आते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली निफ्टी 14,900 पर निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है, जैसे अनिल जी बात कर रहे थे। डेज हाई पर है बाजार, अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा मुनाफा भी बुक करना अच्छा रहेगा, जिस तरह से बाजार में एक्शन बना हुआ है। हाँ, आइए फिर इस एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में आ रहे हैं, और जैसे सर कह रहे थे एक एक करके सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में अब तेजी बनती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ सारे मेटल स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। हिंडाल्को, इस पर राय लेते हैं किरण जी से। किरण जी, मुनाफा वसूली आई थी, उसके बाद मूव कर रहा है, 3% ऊपर हिंडाल्को है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस में भी अच्छा एक्शन है। नैल्को पर भी कॉल्स आई थी, हिंडाल्को पर क्या करें सर? बाय करके ही चलना चाहिए, पोजिशनली लॉन्ग पोजिशन से रखने चाहिए। जो करेक्शन आ गया 425 से लेके लगभग 370, ये सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है। तो मेरा मानना है कि जो करेक्शन आना था वो हो गया है। आपका अभी स्टॉप लॉस 378 का रखना चाहिए, और पोजिशनली वापस एक बार 415, 420 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे, जहां पे रिव्यू लेना है। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को पर आए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे का। कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहतरीन कंपनी के साथ, जिसके आने वाले हैं बम्पर रिजल्ट्स। ओ माफ कीजिएगा, आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी। बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक है और जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं दमदार, कैसे रहेंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, सब कुछ बताइए। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। कल इस कंपनी के नतीजे आएंगे, नतीजे अब देखिए बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तिमाही कंपनी के लिए शानदार क्यों देखने को मिलेगी। दरअसल अगर आप देखें तो हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर डिमांड में एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखा जा रहा है। पाइपिंग सेगमेंट में इस बार बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो काफी बढ़िया हुई है। सही बात यह भी है कि आप देखिए कि इनके जो रियलाइजेशंस हैं वो भी इसमें बढ़िया सुधरते हुए नजर आएंगे। एक और कंपनी का खास सेगमेंट है एडहेसिव, यहां पर भी देखिए तो मार्जिन्स और वॉल्यूम दोनों में अपटिक देखने को मिलेगा। दोनों ही सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया रहेगा। सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर भी अगर आप देखें तो स्टेबल नतीजे देखने को मिलेंगे। अब आंकड़े कंपनी के समझते हैं। मुनाफे का आंकड़ा देखिए बहुत ही शानदार है, पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 137% की ग्रोथ इस बार आपको देखने को मिलेगी।
बाजार अनुमान लगा रहे कि 121 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा देखने को मिलेगा और मार्जिन्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा देखने को मिलेगा, कीमतें में जो बड़ी बढ़त हुई है उसका भी एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और कंपनी के मार्जिन्स में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। करीब 19.5% के आसपास के जो है एबिटा मार्जिन्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो यहां पर आपको 100% से ज्यादा की ग्रोथ नजर आएगी, 180 करोड़ रहने का अनुमान है और टॉप लाइन यहां पर कंपनी की जो आय है 47% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, 925 करोड़ के आसपास का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो शानदार नतीजे आएंगे। शानदार नतीजे आएंगे एस्ट्रल पॉली के, नजर रखिए। और हमने देखा पिडलाइट के भी अच्छे नतीजे आए थे, उसके बाद स्टॉक में भी आपको एक्शन बनते हुए दिखा। एस्ट्रल पॉली ये स्टॉक भी एक है जहां पर आपको रखना चाहिए फोकस। आइए एक बार कुणाल जी से जानते हैं एस्ट्रल पॉली पर क्या राय बन रही है। कुणाल जी चार्ट देखकर बताएं क्या राय देंगे इस काउंटर पे। देखिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है दीपांशु, मेरा निजी निवेश है एस्ट्रल पॉली में, और चार्ट पर अगर आप देखें दीपांशु तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक सीरियल आउट परफॉर्मर है, पिछले कुछ दिनों से सुस्ता रहा था, वापस तेजी बनी और मुझे लगता है कि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद और बड़ी तेजी बनेगी। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बिल्कुल बने ही रहना चाहिए, और जो नए खरीद करना चाहते हैं वो भी इन स्तरों पर बाय करके चले। मुझे लगता है 2000 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। ओके, तो 2000 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिख सकते हैं। एस्ट्रल पॉली पर खरीदारी की राय है। देखते हैं नतीजे भी किस तरह के आते हैं, और हमने नतीजे के बाद देखा पिडलाइट में तो नई जान आई थी, अब क्या वही एक्शन आप एस्ट्रल पॉली में भी देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी बन रही है, मेटल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर गुजरात गैस पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। वागे साहब जरा गुजरात गैस के चार्ट्स देखें, एक्शन बन रहा है, यहां पर कोई ट्रेड दिखता है आपको? दीपांशु, डे ट्रेड के लिहाज से तो नहीं दिखता है, पोजिशनली मैं बुलिश हूँ इसमें। मुझे लगता है ये अभी 560-570 तक जाने के लिए तैयार है। अभी 533 के आसपास आपको 510-512 का स्टॉप लॉस लेके एक हफ्ता 10 दिन के व्यू से 560 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 560 के लेवल्स जा सकते हैं। पोजिशनली अच्छा ऑप्शन है, हालांकि सिर्फ आप अगर ट्रेड के जरिए से देखें, पर नजर रखिए ये है आपके लिए राय गुजरात गैस पर। इस बीच 1200 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी और 14900 के ऊपर होल्ड कर रहा है निफ्टी। तो स्वागत करते हैं इंडेक्स पर कॉल देने के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर डेटा क्या कह रहा है, क्या तेजी को और एक्सटेंड होते हुए देखते हैं इन लेवल से, क्या राय है आपकी? ये बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है और शॉर्ट कवरिंग भी है, तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी ऊपर करीब 34,000 की तरफ जा सकती है और निफ्टी करीब 15,000 की तरफ जा सकती है। तो डेटा आज काफी पॉजिटिव बन रहे हैं, उसको देखते हुए मैं बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, और वो 33,400 की कॉल ऑप्शन लेनी है और उसके अगेंस्ट में 33,700 की कॉल ऑप्शन बेचनी है। तो ये कुल मिला के 135 रुपए में बनती है। 80 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट ऊपर 33,800 के रखेंगे, ताकि इस जो डिफरेंस है 135-36 का, ये डिफरेंस करीब 250-260 हो सकता है। तो 33,400 की कॉल लेनी है और 33,700 की कॉल बेचनी है। 135 का डिफरेंस है, 250 का टारगेट होगा और 80 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 250 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस, बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चलनी है निफ्टी बैंक पर। निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी नितिन जी, या फिर जो आप कह रहे हैं 15,000 के टारगेट्स हैं उसी के लिए प्ले करना चाहिए? देखिए, निफ्टी पे भी डेटा काफी पॉजिटिव है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को लिया है। निफ्टी में अगर कोई डिप मिलती है तो फिर उस केस में हमें 14,900 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। ये बाइंग, लॉजिकल बाइंग प्राइस 80 रुपए के आसपास होगी, अभी 104 रुपए चल रहा है। तो अगर लास्ट आधे एक घंटे में अगर कुछ डिप या प्रीमियम डीके होता है और नीचे आती है तो 80 रुपए के आसपास लेंगे और स्टॉप लॉस 60 का होगा। बाय ऑन डिप निफ्टी में करेंगे और बैंक निफ्टी में बुल स्प्रेड है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए राय निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। बैंक निफ्टी पर कन्विक्शन ज्यादा है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही
और ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी अपने शेयर करने के लिए। आइए, बाजार में तो ज़बरदस्त एक्शन बना ही हुआ है, ढेरों स्टॉक्स भी फोकस में आ रहे हैं। एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेजी में है और लगातार नए हाई बनाते हुए दिख रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। यूपीएल, बढ़िया तेजी बनी हुई है यूपीएल पर। आइए, मानसी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए क्या एक्शन बना हुआ है इस काउंटर पर। मानसी बताएं, यूपीएल क्या चल रहा है, नए रिकॉर्ड हाई पर है, क्या है ट्रिगर्स यहां पर? जी बिल्कुल दीपांशु, यूपीएल में लगातार तेजी तो हम देख ही रहे हैं। पिछले दिनों भी पॉजिटिव काफी सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते तेजी थी, और अब आने वाले दिनों में भी क्योंकि अच्छे मानसून के अनुमान लगाए जा रहे हैं, इससे भी कंपनी के कारोबार को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। महज एक महीने में स्टॉक ने 30% तक की बढ़त दिखाई है। अच्छे मानसून का तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही लैटिन अमेरिका और भारत में मजबूत बिक्री देखने को मिली, जिसके चलते नतीजों को काफी हद तक सहारा हमने मिलता हुआ देखा। काफी दमदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए। एग्री कमोडिटी के दाम जिसमें लगातार बढ़त हम देख रहे हैं, इसका भी एक सीधा असर है, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो कि यूपीएल को देखने को मिलेगा। इनकी बिक्री के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा बिक्री में ग्रोथ जो है लैटिन अमेरिका में देखने को मिली, करीब 40%, भारत में 23% तक की ग्रोथ दिखी, और साथ ही यूरोप और अन्य देशों में 11 से 17% तक की ग्रोथ बिक्री में देखने को मिली है। इनके आय के ट्रेंड में लगातार तेजी हमने देखी है। Q4 FY20 से Q4 FY21 का ट्रेंड अगर देखें, एक ही साल में 810 करोड़ से कंपनी की आय 1190 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। कंपनी के कारोबार क्या है? मेनली एग्रो इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल कारोबार में है, साथ ही केमिकल इंटरमीडिएरीज और क्रॉप प्रोटेक्शन सोल्यूशन भी कंपनी मुहैया कराती है। इतना ही नहीं, ब्रोकरेज के पॉजिटिव रडार पर भी हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स भी कंपनी ने अचीव कर लिए हैं। हालांकि HSBC अब भी 800 के टारगेट्स दे रहे हैं, जेफरीज भी 800 के टारगेट्स, वहीं मक्वायरी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग देते हुए 810 के टारगेट यूपीएल पर दे रहे हैं। तो पिछले दिनों भी अच्छा मोमेंटम दिखा और आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिसके चलते यूपीएल लगातार तेजी दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल, जबरदस्त तेजी दिखाते हुए दिख रहा है और लगातार मोमेंटम में भी रहा है। सचिन जी, आई थिंक यूपीएल पर आपने भी पहले राय दी थी, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी इस पर बात कर चुके हैं। यूपीएल को अब नया टारगेट क्या देखते हैं इस काउंटर के लिए? दीपांशु, इनफैक्ट एक रिवाइज टारगेट दिया था 785 का, आज का स्विंग वहीं पे बना है। एंड प्लस अगर हम इसका डेली चार्ट का आरएसआई देखें तो वो कहीं जाकर एक एक्सट्रीम ओवरबॉट काइंड ऑफ जोन में अटक चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस होता है या कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद ही कोई फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले एंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक को रिव्यू कीजिए। ओके, ये है आपके लिए यूपीएल पर राय। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं माफ कीजिएगा अपने पिक ऑफ द डे के साथ। तो उनके लिए बिल्कुल पिक ऑफ द डे का कल का काम आज ही। सर, बताइए कुणाल जी, राकेश जी, पिक ऑफ द डे आपका बिल्कुल बच चुका है। अनिल जी, खरीदारी की राय है हमारी। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, जहां पर एक नेकलाइन टूट रही है 377 378 की। कैश के अंदर एक नेकलाइन टूट रही है, एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और ये स्टॉक 415 417 तक जाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों तक बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने स्टेट बैंक में और आज एक बड़ा जबरदस्त कैंडल बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है अनिल जी, मेरी अनुभव में इसमें एक बड़ी तेजी बनती है। तो अगर स्टेट बैंक बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो बाजार भी बढ़ेगा। तो स्टेट बैंक को इन स्तरों पर बाय करके चलेंगे। हमारा पिक ऑफ द डे है यहां पर 377 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 399 399 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 407 रुपए का 407 का। तो 407 रुपए की सीधी तेजी आपको स्टेट बैंक में देखने को मिली।
407, मैंने 460 सुन लिया, मुझे लगा 460 भी होने वाला है। वैसे 460 भी हो जाएगा इस स्टॉक पे, तो आशु सर भी काफी बुलिश रहे हैं और हमारे भी लॉन्ग टर्म टारगेट तो 500 रुपए के आसपास के ही है। तो धीरे धीरे एसबीआई होने हो जाएगा अनिल जी, आपने कह दिया तो 460 भी हो जाएगा। चलिए बढ़िया, तो 460 की भी तैयारी है होने की, चिंता न करें, ये भी आपके लिए। आइए अगला बिल्कुल है वागले साहब के लिए, और वागले साहब आपको देने जा रहे हैं कैश मार्केट की एक बेहतरीन पिक। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, कैश मार्केट वाला स्टॉक है एरिस लाइफ साइंस, 710 712 अभी 714 का भाव है। आपको शायद ये नीचे में मिल सकता है 2-4-5 रुपया। मेरे आइडियल लेवल 710 का होगा। मेरा टारगेट लगभग 765-770 का होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 687 का। 687 का स्टॉक लॉस। एरिस लाइफ साइंस, ये हमारा नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे का स्टॉक भी, और इस स्टॉक में बहुत ही तगड़ी खरीदारी किया। आज सुबह भी मेरे ख्याल से राजेश पालिया साहब ने दिया था, जब अगर मुझे सही से याद है। आज एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में राजेश जी की तरफ से भी ये स्टॉक था। हाँ जी हाँ, राजेश जी की तरफ से भी ये स्टॉक था। एरिस लाइफ पोजिशनल पिक के तौर पर उन्होंने दिया था 750-760 के टारगेट के लिए, और वही उसी के आसपास के टारगेट आपके भी आते दिख रहे हैं। और एरिस लाइफ नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी मेरे ख्याल से पिछले 1-2 दिन पहले ही कोई स्टॉक था जो मेरे ख्याल से कुशल हमारे साथ है, कुशल बता सकते हैं। कुशल, 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से एरिस लाइफ साइंस नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में दिया था, आगे रिजल्ट से आने बाकी है इसके? नहीं अनिल जी, रिजल्ट्स आ गए हैं। हमने जो है 12 मई को ये बताया था और इसके जो नंबर्स हैं वो 13 मई को आने वाले थे। ओके परफेक्ट। तो ये है स्टॉक एरिस लाइफ साइंस, जिसमें आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है वागले साहब की तरफ से। ये है स्टॉक तगड़ा आपके लिए कमाल करता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। 670-671 के आसपास आपको 12 मई के दिन ये बताया गया था स्टॉक नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में, और अब आप देखिए तगड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बहुत ही बढ़िया एक्शन यहां पर होता हुआ नजर आएगा आपको इस वक्त। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स एक्शन में हैं और कुछ और लिंक्स भी हैं। तो कुशल हमारे साथ ही हैं। भारतीय एयरटेल के आने वाले नतीजे, तो कुशल से पहले एक बार अनुमान पूछ ले। कुशल बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स भारतीय एयरटेल के? अनिल जी, आई फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो 1.5% की गिरावट हम देख पाएंगे तिमाही आधार पर कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल फ्रंट है, जो आईओसी चार्जेस इनके हटे हैं, उससे इनके ऑपरेशनली इनको फायदा होता हुआ दिखेगा और करीब 46% की मार्जिन से अब इनकी ओवरऑल जो मार्जिन है वो बढ़कर करीब 48% का हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो 2% का इजाफा इनके मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। हालांकि आय में करीब 1.5% की फॉल एक्सपेक्टेड है। मुनाफा जहां तक बात है, तिमाही आधार पर पिछले तिमाही में करीब 854 करोड़ का मुनाफा था इनका, पर कहीं ना कहीं इनके जो एक्सेप्शनल लॉस हुए थे करीब 4560 करोड़ रुपए के एजीआर प्रोविजनिंग पर, उसको भी आपको फैक्टर इन करना होगा। और अभी जिस तरह का जो नंबर्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। पर कहीं ना कहीं ओवरऑल जिस तरह का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको बढ़त एक्सपेक्टेड है, वो करीब 64% की हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इंक्लूडिंग जो है आपके जो एक्सेप्शनल लॉस आता हुआ दिखा था। अब आगे के लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि FY22 के लिए इनका पूंजी निवेश का क्या प्लान है। साथ ही जो 5G ऑक्शन अभी होगा, इनके ट्रायल्स होने के बाद वहाँ पर कंपनी की क्या रणनीति है, और जो टैरिफ हाइक्स की बात काफ़ी दिनों से चल रही है, इस पर देखना जो है काफ़ी हमारा जो इंटरेस्ट है व्यूअर्स का वो इस पर बना रहना चाहिए, क्योंकि आरपू जो एक की मैट्रिक्स होता है वहाँ पर हम तिमाही आधार पर करीब 7-7.5% की फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे की ट्रेजेक्टरी अगर प्राइस हाइक्स होती है तो इनके आरपू भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और आज भारतीय खबरों में भी था, कुछ बेस पैक पे इन्होंने इंसेंटिव्स अपने दिए हैं, तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि शायद थोड़ा प्रेशर आया है, बट नतीजों का भी इंतजार है। तो भारतीय एयरटेल पर रखते हैं नज़र। 550 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और एक रेंज में ही अटका हुआ है। देखते हैं क्या नतीजों के बाद फाइनली रेंज से बाहर निकल पाता है या नहीं ये काउंटर। पर कैश मार्केट्स में बढ़िया एक्शन बन रहा है, कई सारे बढ़िया कैश कॉल्स आ रहे हैं आपके लिए। एक स्टॉक वेल्सपन इंडिया
यहाँ पर खबरों के दम पर पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन बना हुआ है। आज हमने मैनेजमेंट से भी बात करी है, तो आइए एक बार मानसी से जानते हैं क्या चल रहा है वेल्सपन इंडिया में। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, कंपनी के मैनेजमेंट से आपने ठीक बताया, आज ही बात की और कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा फोकस्ड है और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। शुक्रवार के दिन हमने एकाएक इस स्टॉक में एक्शन देखा था। आज ऑफ कोर्स इस स्टॉक में इतना एक्शन नहीं हम देख पा रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को टारगेट कॉर्पोरेशन से जुड़ी जो कंपनी के साथ खबर आई थी, इसका असर हमने देखा था। कंपनी टारगेट कॉर्पोरेशन यूएस के साथ करार के चलते फोकस में रही। कंपनी की सब्सिडरी वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड ने टारगेट कॉर्पोरेशन यूएस के साथ एक करार किया। इसी का सर्कुलर हमने देखा, जिसके बाद एक्शन यहां पर रहा। हाल ही में वेल्सपन इंडिया की यूएस सब्सिडरी ने वेंडर री एम्पेनलमेंट प्रोसेस पूरा किया है। अगस्त 2016 में रद्द हुआ कॉन्ट्रैक्ट फिर से ऑपरेशनल हुआ है, जिसके चलते ये एक्शन में रहा। टारगेट कॉर्पोरेशन कंपनी क्या है? यूएस की जानी मानी रिटेल क्लोथिंग ब्रांड है ये। कंपनी के यूएसए में करीब 1900 स्टोर्स भी हैं। वेल्सपन और टारगेट कॉर्पोरेशन का पुराना नाता अगर हम देखें, अगस्त 2016 तक टारगेट कॉर्पोरेशन से वेल्सपन इंडिया के ओवरऑल बिजनेस की 10% आय आती थी। आपको बता दें, FY16 में टारगेट कॉर्पोरेशन से कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो 600 करोड़ का था। तो एक बड़ी आय का कंट्रीब्यूशन कंपनी का 2016 तक आता था। अगस्त 2016 में टारगेट कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और इसके पीछे की वजह टारगेट कॉर्पोरेशन ने ये बताई कि सप्लाई में देरी कर रही है कंपनी और खराब मटेरियल है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के 8 दिनों में ही इतना बड़ा इंपैक्ट वेल्सपन इंडिया में 2016 में दिखा था। 55% तक की गिरावट तब देखी गई थी। और आज जब कॉन्ट्रैक्ट रीएम्पैनलमेंट की खबर सर्कुलर शुक्रवार को आया, उस दिन भी एकाएक हमने शानदार बढ़त देखी। तो इंपैक्ट हम देख रहे हैं इस खबर का, इस कंपनी का कितना बड़ा है। जुलाई 2019 में इसी मामले में सेटलमेंट के लिए वेल्सपन इंडिया को यूएस कोर्ट से अप्रूवल भी मिला था। तो टारगेट कॉर्पोरेशन वजह रही जिसके चलते वेल्सपन इंडिया फोकस में है और आने वाले दिनों के लिए भी कंपनी का मैनेजमेंट काफी ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, तो फोकस करिए। टारगेट कॉर्पोरेशन लगभग 5 साल बाद ये फिर से इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया है और इसलिए हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्राइडे को तो ज़बरदस्त एक्शन इसी के दम पर आया था, इसलिए आज थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट जो हमने फ्राइडे को भी बात आपके लिए हाईलाइट करी थी, जब ये खबर आई थी तब स्टॉक ये 100 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता था 5 साल पहले, और 2 दिन में हमने देखा, बल्कि 1 हफ्ते में हमने देखा कि स्टॉक आधा हो गया था वैल्यू में। अब वापस उन्हीं लेवल्स पर आया। तो 5 साल पहले जिन लेवल्स पर था, अब वापस उन्हीं लेवल्स पर आया है। सचिन जी, जरा इसकी चार्ट देखें। क्या अब फाइनली वेल्सपन से कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 साल बाद इन लेवल्स पर स्टॉक वापस आते हुए दिखा है। दीपांशु, जिस तरीके से मंथली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बेस तो कहीं जाकर 85 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ है। सो जिस तरीके से फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है अगर वो मोमेंटम मिल जाता है तो लगभग 110 के आसपास के स्विंग्स, 110 नहीं 115 के आसपास के स्विंग्स जरूर बन सकते हैं। सो स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 88 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। 115 के आसपास पहुंचने के बाद रिव्यू कीजिए। ओके, तो नज़र रखते हैं 115 अगला लेवल है जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। इस काउंटर ने इन्होंने वैसे भी 120 के भाव पर बायबैक भी दिया है, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से वेल्सपन इंडिया आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है। चलिए, वेल्सपन इंडिया पर हमारी नज़र बनी हुई है, एक्शन भी भरपूर है उस स्टॉक में। पर सचिन जी एक कॉल और देना चाह रहे हैं, तो देखते हैं सचिन जी के रेडार पर कौन सा नया स्टॉक आया है बिगुल BTST का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है M&M फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में। 150 के आसपास एक अच्छा बेस बना के इसने एक रिबाउंड दिया है और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को इसने काट दिया है। सो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पोजीशनिंग है, 160 162 के आसपास इसके स्विंग्स बनने चाहिए। अगले 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स हासिल होने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 153.50 के आसपास। तो ₹1.5 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा अराउंड 160 एंड 162 का।
ओके, तो 160 162 के लिए लंबे समय बाद M&M फाइनेंस पर एक खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है, तो नजर रखते हैं इस काउंटर पर क्या यहां से ये तेजी और पकड़ने की तैयारी में बनता है कि नहीं। बट आज NBFCs पर डेफिनेटली एक अच्छा फोकस बनते हुए दिखा है। बट फोकस लगातार बना हुआ है बाजार का जहां तक फार्मा शेयर्स का सवाल है, और फार्मा शेयर्स में अब कुछ बड़े निवेशक भी इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्या चल रहा है फार्मा स्पेस में। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए अब लगातार हम जितने भी पी फंड्स से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, इन सब का जो इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है वो फार्मा स्पेस पर है। यही नहीं, जो म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट है वो भी अब फार्मा स्पेस पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से गेन्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में माना ये जा रहा है कि और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस फार्मा स्पेस की तरफ से आता हुआ दिखेगा। आप देखिए कोरोना के दौरान जो बड़ा निवेश है वो इस साल ज़रूर देखने मिला था। जितने भी निजी इक्विटी फंड्स है या तो जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स जिसकी हम बात करते हैं, उन्होंने कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या खरीदारी की है। उन्होंने नॉन लिस्टेड कंपनीज में भी अपना जो हिस्सा है वो बढ़ाया है। अगर आप पूरे फार्मा स्पेस में देखें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ आता हुआ दिख रहा है, लगातार API अभी भी उतना ही पसंदीदा जो सेगमेंट है वो बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भी आप देखिए जो क्रैम्स कारोबार है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी फंडिंग मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ ही जो बल्क फार्मा कंपनीज है वहाँ पे अतिरिक्त निवेश की योजना पी फंड्स की तरफ से बनती हुई दिख रही है। घरेलू पी फंड्स, साथ ही जो इंटरनेशनल पी फंड्स हैं वो भी फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं फार्मा स्पेस में फिलहाल निवेश करने के लिए। और साथ ही आप देखिए FY21 में अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक बेहतरीन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे थे। 18% तक की बढ़त हमने FY21 में देखी है, और सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट्स है, घरेलू मांग है, वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही आप देखिए अगर ओवरऑल अमाउंट की बात करें तो अब तक हमने देखा है कि कोरोना की शुरुआत से लेके अब तक करीब 150 से लेके 160 करोड़ डॉलर का जो निवेश है वो फार्मा कंपनीज में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आने वाले समय में इससे दुगना यानी कि करीब 300 करोड़ से लेके 400 करोड़ डॉलर तक का जो अतिरिक्त निवेश है वो पी फंड्स का करने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। 2024 तक जो फार्मा मार्केट है, घरेलू फार्मा मार्केट, वो 6,500 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। काफ़ी बड़े नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मांग काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव हैं। और मैं आपको बता दूं कौन सी मेन कंपनीज हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। API की बात करें तो डीवीज लैब टॉप लिस्ट में शामिल है, लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स, आरती ड्रग्स, सोलारा एक्टिव फार्मा, ये सारी कंपनीज हैं जहां पे निवेश बढ़ने के संकेत जरूर मिलते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा सिंजीन इंटरनेशनल, बायोकॉन, जुबिलेंट फार्मोवा, डिशमैन, कार्गोजेन, ये सारी कंपनीज हैं जो कि हमने देखा कि क्रैम्स कारोबार या फिर जो इंटरमीडिएट है वहाँ पे कामकाज करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में पी का जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फार्मा कंपनीज और सिलेक्टिव फार्मा कंपनीज जहां पर और इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। पर टेक्सटाइल स्पेस पे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटरेस्ट बनाए रखें इस काउंटर पर, क्योंकि एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडो काउंट के नतीजे आ रहे हैं और दमदार नतीजे आपके सामने हैं। मुनाफा 5 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर आते हुए दिख रहा है। लगभग 7 गुना मुनाफा आपके लिए यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। 8 करोड़ से लगभग 58 करोड़ का मुनाफा इंडो काउंट में आते हुए दिखा है इस समय। तो ये आपके लिए नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। और आय का ट्रेंड देखिए, 400 करोड़ से बढ़कर आय 690 करोड़ की आई है, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त उछाल दिखा है। तो आय में बढ़िया तेज़ी, मुनाफा लगभग 7 गुना बढ़कर आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और साथ ही हम देख रहे हैं एक्सपेंसेस भी इन्होंने थोड़े कंट्रोल करे हुए हैं। तो ओवरऑल अच्छे नतीजे इंडो काउंट की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी जरा चार्ट्स भी देखें, नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है 5.5% ऊपर इंडो काउंट सर। देखिए स्टॉक में काफ़ी रनअप ऑलरेडी बन चुका है दीपांशु, इसलिए मेरी राय यह है कि नई खरीद 160 रुपए के ऊपर करें। 160 के ऊपर निकलता है तब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट होगा और तब इसमें 165 166 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। 160 के ऊपर खरीदारी करें, इन स्तरों पर नई खरीद नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है 154 का एक स्टॉप लॉस रख लें। 154 के नीचे स्टॉक कमजोर हो जाएगा और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, मुनाफे में है, 154 के नीचे जाने पर मुनाफा बांध के निकल आए। ओके, तो इंडो काउंट ये है टेक्सटाइल कंपनियों की तरफ से दमदार नतीजों का सिलसिला। थोड़े दिन पहले आपने नितिन स्पिनर्स को भी सुना, उनके भी दमदार नतीजों के बाद हमने मैनेजमेंट से बात की। और कल 10:35 पर न्यूज पर यूज सेगमेंट में इंडो काउंट का मैनेजमेंट ही होगा हमारे साथ, और उनसे भी हम पूछेंगे कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस जो आती दिख रही है
मैं बार बार कह रहा हूं, आप टेक्सटाइल सेक्टर पर नजर रखिए, टेक्सटाइल कंपनियों पर नजर रखिए। अभी अभी सचिन जी थोड़ी देर पहले हिम्मत सिंह का सीड बता रहे थे, कोई स्टॉक ऐसा नहीं जो हमने रिकमेंड नहीं किया हो। अंबिका कॉटन, हिम्मत सिंह का सीड, गोकुलदास एक्सपोर्ट, सियाराम, अरविंद फैशन, सारे टेक्सटाइल शेयरों में दमदार तेजी है और ये दमदार तेजी इसे और आगे लेकर जाएगी। तो इन शेयरों पर फोकस कीजिए। इंडो काउंट भी मजबूत नतीजों के बाद क्या ये तेजी, ये क्वार्टर जो रिजल्ट के आए वो सिर्फ इसी क्वार्टर के हैं या आगे भी एक्शन में रहने वाले, इन पर हम आगे और फोकस करेंगे। लेकिन फोकस करते हैं तब तक शुगर शेयरों पर। शुगर शेयरों में भी भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है और एक के बाद एक शुगर शेयर आप देखिए सर्किट की तो और तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। मगध शुगर 10% के सर्किट पर है, धामपुर शुगर 10% के सर्किट पर है, कई बलरामपुर चीनी आप देखिए आपके सामने मजबूत होता दिखा है। एक स्टॉक है जो अभी तक सर्किट पर नहीं है तो मुझे लगता है एक बार उस पर राय ले ली जाए, द्वारिकेश शुगर, और ये कई बार कवर और रिकमेंड भी हुआ है। तो द्वारिकेश शुगर, सचिन जी जरा इस पर अपनी राय दीजिए। द्वारिकेश शुगर हमारे 2000 की पिक में भी रहा है, क्या इस स्टॉक में भी यहां से और अपसाइड है, 60-62 रुपए की तरफ बढ़ने को तैयार है? जी अनिल जी, कहीं पर भी स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है। इनफैक्ट जो करेक्शन हुआ था वो करेक्शन काफ़ी ग्रेजुअल था और जिस तरीके से वापस इसने आज रिबाउंड हुआ है और कल के हाई को इसने चैलेंज किया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको काफ़ी क्लोज मिलेगा अभी अराउंड 51-50 के आसपास। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है मुझे लग रहा है अराउंड 63 से 65 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो खरीदारी की जा सकती है फिलहाल 51-50 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ 63-65 के फाइनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है स्टॉक आपके लिए द्वारिकेश शुगर। सब 10-10% के सर्किट वाले स्टॉक्स हो चुके हैं क्योंकि तेजी से भागते हुए नजर आए और इन स्टॉक्स में अब भी एक्शन आपके लिए और बरकरार है। आइए बढ़ते आगे और ये है आपके लिए एक और एक्शन वाला स्टॉक। बैन से बेनिफिट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने को तैयार हैं। हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त आशीष चतुर्वेदी। बताएं आशीष, क्या है सिचुएशन? अनिल जी, लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई है। फिलहाल 6 स्टॉक बैन में, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट इसमें से एक स्टॉक ऐसा है जो बैन से निकलने के लिए तैयारी कर रहा है, वो है सन टीवी। लंबे समय से बैन में बना हुआ था। फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 82% के आसपास आ गई है। 80% से नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा, तो सन टीवी यहाँ पर थोड़ी संभावना है कि ये स्टॉक बैन से बाहर आ सकता है। बाकी सभी जो 5 स्टॉक हैं इनमें किसी की भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऐसी नहीं है जो बैन से दिखा सके कि बैन से बाहर आ जाए। सिर्फ सन टीवी एक ऐसा है अनिल जी स्टॉक जो बैन से बाहर आ सकता है। ओके, तो सन टीवी बैन से बाहर आने की तैयारी में है। देखते हैं किस तरह का एक्शन उस पर बन सकता है। फ्रेश एंट्री होगी किसी स्टॉक की आशीष? दीपांशु, नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को यहाँ पर थोड़ी सी संभावना नजर आ रही है, बॉर्डर लाइन पर है, 94% पर है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, लेकिन जब तक 95% के मार्क को क्रॉस नहीं करती तब तक यहाँ पर संभावना कमी है कि स्टॉक बैन में आएगा। लेकिन नजर रखनी होगी, हो सकता है कि आखिरी कुछ मिनटों में यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप होते हुए नजर आए और इसमें 95% का जो मार्क है वो क्रॉस होगा, तो नाल्को यहाँ पर थोड़ी सी संभावना है फ्रेश एंट्री की। ओके, तो नाल्को फ्रेश एंट्री की आपको संभावना बनती हुई दिख रही है। नजर रखते हैं, पर बैन लिस्ट धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि रोज बढ़ती हुई आपको दिखती है, तो नाल्को पर रखनी है नजर। भेल BHEL, इस पर आ रही है बड़ी मूव। आशु जी जरा BHEL पर राय दें। जब ऑलरेडी बैन में बना हुआ है, जब आया था बैन में तो थोड़ा मोमेंटम इसका टूट गया था, फिर गिरावट भी हुई, अब वापस ट्रेंड में आ रहा है, तो अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी तब मिस कर दी थी तो अभी डिलीवरी लेकर रख लें BHEL में, या लग रहा है कि थोड़ा टाइम मोमेंटम अब इस लेवल के आसपास ही रखेगा काउंटर को? नहीं, बिल्कुल रखनी चाहिए दीपांशु। देखिए 50 रुपए की चीज 55, 60, 65, 70, 75 जिस तरह से मूव आया था, तो उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन तो जो नैल्को में हुआ था, जो भेल में हुआ है, जो सेल में बीच में हुआ था, तो ये चीजें लोअर प्राइस स्टॉक्स में जरूर चलती रहेंगी। दैट इज दी ओनली कंसोलिडेशन, क्योंकि जो ऊपर में चढ़ जाता है उसके लिए थोड़ी सी कटान आती है, बट अदरवाइज भेल, नाल्को, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्स पे लेना ही है और जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं वो हैं। अगर आप लॉट लेते हैं तो हेज जरूर करिए, क्योंकि आईवीज अच्छी हैं इन स्टॉक्स के अंदर। बैन में चला जाता है तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा मोमेंटम कम हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे में अगर ऑप्शन, मतलब आप
आप फ्यूचर्स लेके काम कर रहे हैं तो इनके कॉल्स बड़े अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, वो साथ में वो भी बेचिए तो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह के स्प्रेड्स फ्यूचर ऑप्शन मींस फ्यूचर लेके करें जिस स्टॉक्स में उम्मीद मतलब कन्विक्शन है कि जाएंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड है। तो भेल भी ये 2-4 दिन की बात है, 65-70 के बीच में कंसोलिडेट होगा, फिर अगला मूव के लिए तैयार हो जाएगा। ओके तो BHEL पर रखिए नजर, थोड़ा कंसोलिडेट होकर मूव करते रहेगा, इसलिए आशुष जी ने कहा है वॉलेटिलिटी पर ज़्यादा चिंतित ना हो, बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पर डिलीवरी लेकर आप बैठे रहें और उसके बाद जिस तरह की मूवमेंट आती है वो आती रहेगी। टाटा मोटर्स बेहद चर्चित स्टॉक रहा है, लगातार कॉल्स भी आई हैं। टाटा मोटर्स DVR हमने आपके लिए SIP स्टॉक में आइडेंटिफाई किया था, अनिल जी ने भी रेकमेंड किया है, पर नतीजे अब टाटा मोटर्स के कैसे आएंगे ये पता चलेगा कल। पर अनुमान क्या है ये जान लेते हैं आज कुशल के साथ। कुशल बताएं टाटा मोटर्स क्या है एक्सपेक्टेशंस इस बार? दीपांशु देखिए दमदार सेट ऑफ नंबर्स जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टाटा मोटर्स में, खासकर जो आय है वो ऑलमोस्ट टॉप लाइन वाइज 37% बढ़ सकती है। कंसोलिडेटेड आधार पर जो है कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 62,500 करोड़ से बढ़कर 85,600 करोड़ पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है करीब 2373 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,700 करोड़ पर आता हुआ भी दिख सकता है। तो यहाँ पर भी ऑपरेशनली भी कंपनी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। मार्जिन 3.8% से बढ़कर 12.5% पर कंपनी का जो घाटा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। पिछले साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9900 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 11,500 करोड़ का घाटा हम इस बार ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का मुनाफा करती हुई नजर आएगी। कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस हैं जो इन्होंने प्री डिक्लेयर किए थे करीब 15,450 करोड़ के इस तिमाही में, तो अब देखना होगा कि इसको एडजस्ट करने के बाद किस तरह के नंबर्स आते हुए नजर आते हैं। बट ओवरऑल जो नंबर्स दिख रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि भारतीय बाजार में भी इनकी पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल अच्छी बढ़ती हुई दिखी थी, और साथ ही जो JLR खासकर चाइना की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, सालाना आधार पर 127% की बढ़त अभी आती हुए जो नंबर्स आते हुए दिखे थे थोड़े दिन पहले, और यूरोपियन मार्केट से भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इस वजह से ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहेंगे। ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं टाटा मोटर्स के, नज़र रखते हैं इस काउंटर पर। लगातार तेज़ी के माहौल में तो ये रहा ही है और हमारे लगभग सभी एक्सपर्ट्स की बाय लिस्ट में भी आया है। बंसल जी, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स टाटा मोटर्स के लिए जो नतीजों से पहले दिमाग में रखने चाहिए? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और नतीजों के लिहाज से अगर लेवल देखें तो नीचे में 309 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए, जो कि एक अहम सपोर्ट है। उसके टूटने पर दिक्कत देखने को मिलेगी और ऊपर में 335 के लेवल पर नजर रखने चाहिए। और जो निवेशक हैं उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, स्टॉक ने पूरे टर्मोइल के अंदर 280 के लेवल्स नहीं तोड़े हैं और बड़े चार्ट पर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पर बड़े टारगेट 600 के निकल के सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए बाय एंड होल्ड करना पड़ेगा और रिजल्ट के नतीजों से 309 और 335 के लेवल्स पे नजर रखें। बंसल जी, 600 के टारगेट्स आपने कहा सर? देखिए दीपांशु, ये भी काफी कंजर्वेटिव टारगेट है। देखिए गोइंग अहेड आप देख पाएंगे कि जितने ये दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं ये कंपेयर करेंगे टाटा मोटर को मारुति से, मारुति की टर्नओवर वर्सेस मार्केट कैप, टाटा मोटर की टर्नओवर वर्सेस मार्केट कैप, और टाटा मोटर की जो टर्नओवर ली जाएगी वो ली जाएगी ग्लोबल टर्नओवर। तो उस रेशो पे जब कंपैरिजन होगा तो ये टारगेट्स भी कम निकल के सामने आएंगे। थोड़ा सा ये वक्त कोविड का खराब चल रहा है, एक बार इससे निकलेंगे तो टाटा मोटर में एक बहुत बड़ी री-रेटिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो बड़ी रे रेटिंग के लिए तैयार है बंसल जी, कम टारगेट्स नहीं देते हैं जब भी उन्हें कोई स्टॉक पसंद आता है, और अब टाटा मोटर्स में यहां से भी डबल होने की क्षमता का कॉन्फिडेंस बंसल जी दिखा रहे हैं। पर देखते हैं कल नियर टर्म में नतीजे किस तरह से रहते हैं इस कंपनी के। पर एक स्टॉक जो एक्शन में है, वेदांता, इस पर भी नजर डालिए। 2.5% ऊपर वेदांता है, इस समय एक्शन में आ रहा है, डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। और अनिल जी, इस पर मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मेटल्स में थोड़ा करेक्शन हुआ तो वेदांता पर भी हमने हल्का करेक्शन देखा, बट अब वापस मूव में आ गया है। वेदांता पर क्या राय बननी चाहिए सर, अपॉर्चुनिटी है कुछ?
290 292 के आसपास हमने बाय कॉल दिया था और उसी वक्त अचानक से मेटल्स में वो तेज बिकवा लिया। मेरे ख्याल से पिछले मंडे की तो बात है, हाँ तब आशु सर भी हमारे साथ ही थे, शायद मंडे या वेडनेसडे की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वेडनेसडे शायद। तो कोई दिक्कत नहीं है दीप, जिन लोगों ने खरीद के रखा है याद रखें 320 के पहले आपको देखना भी नहीं है। जो LIC का फेयर प्राइस है वो उस जमाने का है जब कमोडिटी साइकिल इतना स्ट्रांग नहीं था। आपको 100% होल्ड करना है। मैं 2 दिन से पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी काफी लोग पूछे कि वेदांता क्या कर रहे हैं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चाहे तो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने की ताकत है तो उसको फ्यूचर्स को आप डिलीवरी में कन्वर्ट करके रख लें आराम से, और ताकि आपको बार बार भाव न देखना पड़े। और अगर आपकी हिम्मत है तो और भी खरीद लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल आप मिनिमम शॉर्ट टर्म टारगेट 315 320 के रखिए और पोजिशनल टारगेट आपको आराम से और ऊपर के रखने हैं, जो वहां पर पहुंचने के बाद मैं आपके लिए रिवाइज करूंगा। तो अगर है आपके पास वेदांता, निश्चिंत होकर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने किसी भी प्राइस का लिया हुआ है, किसी ने 280 का लिया है, किसी ने 285, 292 93 तो हाई हुआ था जहां तक मेरा ख्याल है, 292 के आसपास, उसके ऊपर का तो होगा नहीं। आपको बिल्कुल भी 1% भी नुकसान बुक करने की जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड कीजिए, सबका आपका प्रॉफिट आएगा। वापस से मेटल शेयरों में अब देखिए 2 दिनों के हल्के फुल्के करेक्शन के बाद खरीदारी के संकेत आ ही रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, दीप आराम से होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि मुझे धन्यवाद देना है बंसल जी को। बंसल जी ने जिस तरह से 600 रुपए के टारगेट टाटा मोटर्स के दिए हैं, तो मेरे टाटा मोटर्स DVR जो हमने SIP स्टॉक में भी दिया, कल के 2000 में भी दिया है, तो 185 190 के जो टारगेट है वो हमारे बड़े आसानी से आ जाएंगे। टाटा मोटर्स चलेगा तो टाटा मोटर्स DVR भी इसके पीछे पीछे अच्छा चल जाएगा। लेकिन वाकई में कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको आराम से होल्ड करके रख लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के एंगल से। उसमें रोज रोज वाले में कैश के स्टॉक्स में स्पेशली जरूरी नहीं कि आप जिस दिन खरीदें उसी दिन चले, 2 4 5 दिन में आपको रोज कहीं कहीं कभी न कभी मूव मिल जाता है, उसका फायदा उठाना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए राय, वेदांता पर आराम से होल्ड करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और साथ ही आपके लिए राय आती हुई दिख रही है जहां तक टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR का सवाल है, बढ़िया एक्शन में ये काउंटर्स भी हैं। पर आइए इंडेक्स पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेते हैं। जय ठक्कर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल अभी खरीदना है 33,600 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 310 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है दीपांशु 116 पर, 116 पर, थोड़ा दूर है, बट देन डेफिनेटली इतनी मूव के बाद स्टॉप लॉस थोड़े दूर बनेंगे, टारगेट्स भी दूर के आएंगे। 530 का पहला टारगेट रहेगा, 600 का दूसरा टारगेट रहेगा, 520 एंड 600, ये 2 टारगेट्स के लिए 33,600 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदना है। रीजन ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में मैं जब देख रहा हूँ सो बहुत ही इंपॉर्टेंटली 33,400 के लेवल्स निकले, 33,400 450 के लेवल्स निकले। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 34,200 तक नेक्स्ट कोई हर्डल है नहीं, तो अगर 34,200 तक हो जाता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 600 रुपया होगी। इसीलिए मेरा ये टारगेट है, क्योंकि एक्सपायरी पॉइंट तो अभी थर्सडे तक हमारे पास टाइम है, तो 600 रुपये अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फिर भी फेवरेबल बनता है। बिकॉज अगर आप देखें तो ऊपर में 300 पॉइंट की एक अपसाइड में देख रहा हूँ, सो 1:1.5 का एक रिस्क रिवॉर्ड बनेगा यहाँ पे। निफ्टी हमारे टारगेट से 14,925 तक आ सकता है अगर 825 के ऊपर बंद हुआ तो, और वो हुआ। अब फ्रेश बाइंग निफ्टी में करनी अगर 970-75 तक के लेवल्स अगर निफ्टी में निकलते, 14,975 तक के लेवल्स निकलते, तो वहां पे भी एक बाय रिकमेंडेशन निकलेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। सो आई थिंक 34,200 स्पॉट में आपको देखने मिलेंगे। ओके, तो 34,200 के लिए बैंक निफ्टी अब तैयार होते हुए दिख रहा है। फिलहाल 33,600 की कॉल खरीदनी है, यह है जय ठक्कर की राय आपके लिए। और आज सुबह जय ने आपको कहा भी था 14,750 की कॉल खरीदे, वहां से जबरदस्त एक्शन आ गया। विश्वेश जी 32,800 की कॉल खरीदवा के गए थे, वहां से जबरदस्त एक्शन आया। और अनिल जी ने तो जितने टारगेट्स आज सुबह दिए थे सारे के सारे हिट होते हुए दिख रहे हैं। डेज हाई पर एक बार फिर है बाजार, आखिरी 10 मिनट बाकी है ट्रेड का। वापस चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए।
अब सर ग्लोबल बिल्कुल वैसा ही एक्शन है। 80 पॉइंट्स नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा बदलाव वहां पर नहीं हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 1/4% की गिरावट है। यूरोप सुस्त है आज, यूके के बाजार आधे % नीचे हैं। फ्रांस और जर्मनी में बिल्कुल मामूली सी ही गिरावट है, कोई ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं बनते हुए दिखाए। रुपया सपाट है, एशिया ज्यादातर पॉजिटिव रहा। तेल और सोना दोनों में ही खरीदारी हो रही है। बताएं सर क्या करके जाना चाहिए? सुबह के तो आपके सारे टारगेट्स अचीव हो गए, अब क्या स्ट्रैटेजी है? दीप, तेजी की पोजीशन के साथ बरकरार रखना चाहिए। एक ही रिस्क है कि चूंकि आप ट्रेडिंग रेंज के एकदम हायर एंड पर बंद हो रहे हैं, तो उस लिहाज से आपको अपनी सेफ्टी ले लेनी है। सेफ्टी कैसे लेनी है वो बता दूं। 14,925 पर बंद हो रहे हैं। ये आप 14,942 की 10 मई की जो क्लोजिंग हुई है उसके बाद सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, और मेरे ख्याल से पिछले 2 महीनों में सबसे सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आपको मिल रही है। तो 14,900 के ऊपर निफ्टी बंद होकर टिक नहीं पा रहा है। 14,800 14,900 की रेंज में 14,900 के ऊपर बंद होने पे बार बार नीचे आता है। तो अगर अब कल फिर से हम 14,900 के ऊपर टिक गए, बंद हो गए, तो हो सकता है फिर आप एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करें। लेकिन आप जिस जगह बंद हो रहे हैं वहां दोनों तरफ के चांस बराबर हैं। फर्ज करें ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब हो गए तो कल आप गिरने के लिए गिर भी सकते हैं, वापस एकदम गिरने के लिए भी सही जगह है। और कल अमेरिका के मार्केट समझिए 200-250 पॉइंट फिर से चढ़ गए तो आपके लिए एक ब्रेकआउट जो आपको 15,050 के ऊपर का चाहिए वो मिल भी सकता है। तो अभी तो स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्क्रीन देखेंगे आपको लगेगा कि वाह क्या बाजार है, एकदम लाइफ हाई, डे हाई पर बंद हो रहा है। एग्जैक्टली 10 मई को भी यही बंद हुआ था। तो सिंपल चीज है, बाजार का जो रुझान है तेजी का उसके साथ रहे। अनएक्सपेक्टेड कुछ फॉल आ जाए, कल गैप डाउन ओपनिंग हो, तो उसके लिए हमारी तैयारी रहनी चाहिए। तो वो तैयारी कैसे होगी? 14,700 या 14,800, आपको जो ठीक लगे उसके हिसाब से एक पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिए और तेजी की पोजीशन बनाए रखें। या फिर दूसरा तरीका ये कि 15,100 का कॉल ऑप्शन आप बेच दें और तेजी की पोजीशन बनाए रखें। आपको दोनों में से जो ठीक लगे वो कर लीजिए। चाहे तो 15,100 का कॉल बेच दीजिए ताकि आपको प्रीमियम मिल जाएगी, आपका स्प्रेड हो जाएगा। या फिर आप 14,700 या 14,800, जितनी कम रिस्क आपको रखनी है उस हिसाब से आप एक पुट ऑप्शन खरीद लें ताकि अनएक्सपेक्टेड अगर बाजार नीचे खुले तो आपकी हेजिंग रहे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में आराम से पोजीशन कैरी करिए, वहां पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी, बहुत ही बढ़िया बंद हो रहा है। सिंपल चीज है बैंक निफ्टी के लिए, अब जो रेंज बन जाएगी नीचे 33,000 ऊपर 34,000, इस रेंज में बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। तो आप तेजी की पोजीशन को बनाए रखें। 33,000 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए या 34,000 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, जो आपको ठीक लगे। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए हेजिंग के साथ। सिंपल ये फॉर्मूला से जाइए। जी दीप। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए, बस ध्यान रखिए कि हेज आपका प्लेस में होना चाहिए और कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जबरदस्त तेजी के साथ बाजार क्लोजिंग दे रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट्स की तेजी आती हुई दिखी है। डेज हाई पर है और आज कहीं पे थ्रू आउट द डे अगर आप चार्ट्स देखें, जैसे सर भी कह रहे थे, एक भी डिप नहीं मिला है, एक भी फ्रेश खरीदारी का डिप पर मौका नहीं मिला है। पर किसी भी लेवल पर अगर आपने खरीदारी करी है तो बाजार ने आपको बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, ये गारंटीड रहा है। आइए क्लोजिंग की तरफ जाएं, उससे पहले कुछ और कॉल्स पर हमारे एक्सपर्ट से जल्दी से व्यू ले लेते हैं, क्योंकि काफी और स्टॉक्स भी हैं जो मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। कैपिटल गुड्स एक बार फिर से एक्शन में, BHEL पर अच्छा एक्शन है। BEL किरण जी लगातार आपसे ही चेक होता है इस काउंटर का, क्योंकि अब 150 के करीब आ रहा है BEL भी, तो इस पर कोई BTST कॉल है तो बताएं सर। BL लॉन्ग पोजीशन ही रखने चाहिए। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस लगभग 140 के आसपास है और मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार तेजी देखने को मिलेगी। पिछला स्विंग टॉप लगभग 152 153 के आसपास था, परसों का टॉप भी वही था। तो ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, ये एक बार निकल जाए तो मैं मानता हूं कि पोजिशनली ये 180 190 की तैयारी हो रही है इस स्टॉक में। ओके तो 180 190 की तैयारी हो रही है पोजिशनली। BHEL में अच्छा एक्शन है, BEL में बढ़िया एक्शन है। LNT नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस अच्छी थी, बट यहाँ पर आज स्टॉक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। देखते हैं किस तरह की यहाँ पर मूवमेंट बनेगी। जाने से पहले सीमेंस पर भी नजर रखिए, क्योंकि ये भी एक और स्टॉक है कैपिटल गुड स्पेस का जहाँ पर आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। तो लगातार इस स्पेस से ही आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है। बिरला कॉर्प, जरा इस काउंटर को भी पुल अप करिए, बढ़िया मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है। अभी अभी एक अच्छी तेजी का रुझान बिरला कॉर्प ने इस समय पकड़ा है और थोड़े दिन पहले हम भी रिजल्ट एक्सरे में इस काउंटर के बारे में बात कर रहे थे। सचिन जी बिरला कॉर्प पर जरा राय दें, जो एक्शन आया है कोई ट्रेड दिखता है इस पे? दिवांशु, एग्जिस्टिंग किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1020 के आसपास का। थोड़ा सा लंबा होगा, 100 पॉइंट का होगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी वैसी होती है। एंड जिस तरीके से इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से,
इसके टारगेट लगभग अराउंड कोइंसाइड हो रहे हैं उसके लाइफ हाई के साथ, तो 1265 के आसपास के स्विंग्स ज़रूर बनने चाहिए। तो खरीदारी की पोजीशन बरकरार रखें 1020 के स्टॉप लॉस के साथ एंड रिव्यू कीजिए पोजीशन को अराउंड 1265 के ऊपर। ओके, तो 1265 पर पोजीशन को रिव्यू करके जाएं, ये है आपके लिए बिरला कॉपर राय। इसके साथ ही गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, यहां पर भी हमने एक अच्छा उछाल देखा है, 8% ऊपर। सचिन जी का एक और चहीता स्टॉक 7.5% ऊपर। वेंकीज इंडिया लगातार पिछले कुछ समय से ये भी दमदार तेजी में रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको अच्छी तेजी दिखी है। बट आज का दिन पूरी तरह से बैंक्स का था। बैंक्स में आया है जबरदस्त उछाल और वो लेकर गया है मार्केट को ऊपर। 1325 पॉइंट्स की तेजी के साथ बैंक निफ्टी अब 33,500 पर आपको आते हुए दिखाए। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर 7.5% का उछाल। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये थे आपके सारे के सारे आज के टॉप गेनर्स। कोटक बैंक में भी अच्छी खरीदारी आपको बनती हुई दिखी। साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दिग्गज फाइनेंशियल से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। और इसी के दम पर आपने देखा है कि निफ्टी में जबरदस्त एक्शन रहा और सारे जो बैंक्स हैं वहां से आपने बैंक निफ्टी में भी 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल देखा है। यूपीएल फ्रेश लाइफ हाई 3.5% ऊपर बंद होने की तैयारी में। टाटा मोटर्स बड़ा ब्रेकआउट यहां पर और बड़े टारगेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर पर भी अच्छा एक्शन कल नतीजों से पहले। आइशर मोटर्स, यहां पर भी आपको खरीदारी दिखी। हीरो मोटो आज से कुछ प्लांट्स में वापस ये कामकाज शुरू करने वाले हैं, वहां पर एक्शन बनते हुए दिखा। एमएनएम में खरीदारी थी। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री से थोड़ा सहारा मिला, 1% ऊपर। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, ये काउंटर्स भी फोकस में रहे। टीसीएस पॉजिटिव रहा, आईटीसी हल्की सी खरीदारी। भारतीय एयरटेल नतीजों से पहले कमजोर, सिप्ला नतीजों के बाद कमजोर। एलएनटी नतीजे अच्छे, गाइडेंस अच्छी, बस 2% नीचे ये काउंटर बंद होते हुए दिखा। साथ ही आपने देखा नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा मामूली सी गिरावट के साथ ये काउंटर्स आज बंद हुए। वायदा कारोबार का टॉप गेनर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 10% से ज्यादा का उछाल इस काउंटर पर आते हुए दिखा। 2000 बल्कि 2100 के पार ये काउंटर आज गया है। नाल्को शायद बैन में आ सकता है, 6.5% ऊपर बंद हो रहा है। मदरसन सुमी बढ़िया खरीदारी यहां पर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन। आरबीएल बैंक, मुथूट, मन्नापुरम, सिटी यूनियन, एलएनटी फाइनेंशियल्स, एमएनएम फाइनेंस, कैनरा बैंक। तो मिड कैप में भी काफी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आपने बढ़िया खरीदारी का रुझान आज देखा है। बीएचईएल एक्शन में आया है, सेल में हल्का सा बाउंस बैक, हालांकि बैन में है। डीएलएफ पर खरीदारी के संकेत। सीमेंस इंडिया, यहां पर भी पॉजिटिविटी बनती हुई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बॉश, यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम। चोला इन्वेस्टमेंट, अच्छी तेजी इस पर भी। और साथ ही टीवीएस मोटर्स, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट दिखा। पर गिरावट थी आईसीआईसीआई प्रू, एम्फोसिस, एस्कॉर्ट्स, वोल्टास, वोडाफोन जो फ्राइडे को अच्छा एक्शन दिखा रहा था आज सुस्त। फाइजर, यहां पर भी हल्का सा दबाव। और कैडला, थोड़ी सी मुनाफा वसूली इस काउंटर पर भी आपको आती हुई दिखी। पर अनिल जी, ऑल इन ऑल जबरदस्त एक्शन ट्रेड का। 4% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट ऊपर और निफ्टी भी डेज हाई पर बंद हो रहा है सर, ऑलमोस्ट 0.25% की तेजी के साथ 250 पॉइंट्स का उछाल। तो मार्केट्स में एक जबरदस्त एक्शन आज। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी होती दिखी और दीप जिस तरह से एफआई शॉर्ट हो चुके थे, एक शॉर्ट कवरिंग और एक खरीदारी आना तय थी और उसी के दम पर आप देखिए बाकी ऐसा कुछ भी माहौल नहीं बदला है कि जिसकी वजह से इतनी तेज खरीदारी आए, लेकिन बेच कर इतना कम हो चुके हैं। 40-42% इंडेक्स लोगों पर आ चुके हैं। स्टॉक्स इतना बेच चुके कि एक बढ़िया बाउंस आना तय था। 14,925 शानदार क्लोजिंग होती दिख रही है निफ्टी की और बैंक निफ्टी 33,500 के बेहद नजदीक बंद होता। याद नहीं आता पिछली बार किस दिन 4% बैंक निफ्टी बढ़ा था। 1300 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आता दिखा है। सेंसेक्स 850 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दें। शाम 4:56 यानी कि 5 बजे आपकी खबर, आपका फायदा। और आज का विषय है बीपी की टेंशन, क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि देश में हाइपरटेंशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और असली बात यह है कि इसमें जो चपेट में आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग कामकाजी लोग हैं, यानी कि नौकरी करने वाले लोग। और WHO ये भी कह चुका कि 63% डेथ जो हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है, जिसमें 27% डेथ सिर्फ दिल की बीमारियों से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में एक रिपोर्ट ये कह रही है कि हाइपरटेंशन के मामलों में गांवों के मुकाबले में शहरों में ये टेंशन ज़्यादा है। ये ऐसी बीमारी है जो अपने साथ में ढेर सारी और बीमारियां लेकर आती है। तो आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और इसी पर हम हमारे खास मेहमान से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए। आपकी खबर, आपका फायदा में हाई बीपी से बचने के उपायों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आप खुद को सेहतमंद कैसे रखें, इस पर हमारी ये विशेष चर्चा होगी। ज़रूर देखिएगा शाम 4:56 पर। 6:30 बजे
कोरोना काल ने हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को थोड़ा बदल दिया है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे निवेश के कुछ ऐसे विकल्प जहां पर कम जोखिम के साथ कुछ बेहतर रिटर्न आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। मसलन इस समय सोने में आपके लिए निवेश कितना फायदा है, डेट फंड में पैसा लगाएं या नहीं, रिटर्न के लिहाज से कौन से और इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छे, इक्विटी फंड्स कौन से हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए 6:26 यानी कि 6:30 बजे पर मनी गुरु में जरूर देखिएगा कोरोना काल में कहां करें निवेश, ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल के साथ। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री, देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ कुछ कवर स्टोरीज और बड़ी स्टोरीज आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले कोरोना को लेकर जो गाँव में कोहराम मचा है वही हमारी कवर स्टोरी होगी। गाँव में संभले रहेंगे हालात, गाँव में बढ़ना कोरोना का बड़ा चिंताजनक है, लेकिन इस बीच एक सुकून की बात आई है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल ने कहा है कि गांव के लोगों की इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी है। इस खबर का पूरा विश्लेषण होगा आज शाम 8 बजे। वित्त वर्ष 2021-22 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड की पहली सीरीज आ चुकी है। क्या है बॉन्ड की खूबियां, कैसे करें गोल्ड बॉन्ड में निवेश, तो जानिएगा। गोल्ड बॉन्ड निवेश का सुनहरा मौका, ये शो आप मिस मत कीजिएगा आज, ये स्पेशल स्टोरी मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही ढेर सारी और खबरें होंगी देश दुनिया की, राजनीति की, कोरोना की, खेलकूद की, मनोरंजन की, इन सब पर भी हम आपके सामने करेंगे फोकस। ये है आज शाम का एक्शन आपके लिए। बैंक निफ्टी में दीप बता रहे हैं कि बजट सेकंड बिगेस्ट ये है बड़ा गेन 2021 का। दीप, 2021 का ये बजट के दिन के बाद का सबसे बड़ा उछाल है बैंक निफ्टी का आज। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा उछाल सर जो हमने देखा था पोस्ट बजट से पहले, हमें याद है बाजार कितने हल्के हो गए थे और बजट वाले दिन बैंक निफ्टी 8.25% उछला था, 8.26% टू बी एग्जैक्ट। आज 2021 का सेकंड बिगेस्ट डे है, तो 1 फेब को हमने बिगेस्ट डे था बैंक निफ्टी का परसेंटेज टर्म्स में। आज जो 4% की बढ़त है वो सेकंड बिगेस्ट स्पाइक आई है इस साल की। और इसके अलावा अगर आप टॉप 5 स्पाइक्स देखें इस साल की बैंक निफ्टी में, तो बाकी 4 फरवरी में है, एक 16 ये जो आज आई है वो मई के महीने की है। सेकंड बिगेस्ट इस साल की, 4% ऊपर बैंक निफ्टी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे सारे एक्सपर्ट्स को एक बार जरा स्क्रीन पर लाइए। आशीष सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, उस दिन सारे लोग थे और मुझे अच्छे से याद है हमारे सारे लोग सुबह से, बजट से पहले से, किरण जी, सब लोग बजट के सेशन शुरू होने के पहले से सुबह से जबरदस्त बुलिश और तेजी के कॉल आए। और तब दीप आपको याद है हम चर्चा भी कर रहे थे ये सब लोग क्या खा के आए आज सुबह सुबह। सारे वो BSE में बैठे थे, बजट स्टॉक एक्सचेंज, और सारे बाय कॉल पे बाय कॉल। और मैं सोचा था कि बजट के दिन इतनी हिम्मत का काम, इतने जबरदस्त कॉल आ रहे हैं बजट के बाद कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारा दिल धड़क रहा था एकदम। और आप सब लोग एकदम जोश में, मेरे ख्याल से हो सकता है 12 जने एक साथ बैठे हों और 12 जने में से 12 में से 11 मेरे ख्याल से सब बुलिश थे, शायद एक कोई था, या 12 में से 12 ही आप लोग बुलिश थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 12 में से 11 तो पक्के थे। और जबरदस्त कॉल आए, तो कुछ फ्लैशबैक मेमोरीज याद आ रही है कुछ? आशीष सर पहले आप ही बताइए। बिल्कुल अनिल जी आ रही हैं, और वो जो आपने बोला शायद एक आध जना ही कोई था विश्वेश या किसी ने, बट उस दिन तो मतलब ऐसा अलाइनमेंट हुआ था और मतलब पूरा मोमेंटम बना हुआ था। और उसके बाद अनिल जी इस तरह की मूव्स आती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और अनिल जी उस दिन तो मतलब कोई मंदी की बात करता था तो आपने भी टोक दिया था कि कोई मंदी की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ तेजी की बात ही हो रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जय भी कुछ कह रहे हैं जी, जय बताइए। जी अनिल जी, पहले तो मैं कहूँगा वो जो दिन होता है, आई मीन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होता है। सभी लोग एक साथ मिलते हैं एंड स्टूडियो में तो काफ़ी बार सब आते हैं, कोविड के पहले आते थे, पर ऐसा माहौल नहीं होता अनिल जी जहाँ पे सबके सब एक साथ हो। तो वो जो चीज़ होती है साल में एक बार, बहुत ही बढ़िया होती है। ऑब्वियसली एक बुल रन भी होता है, तभी बहुत ही मज़ा आता है। एंड अनिल जी, मुझे वो दिन का एक चीज़ वो भी याद है कि मॉर्निंग में आपने सबसे व्यू लिया था और बाद में जब हम कॉल्स दे रहे थे, तो जब एक बार मैं मेरी अगर बात करूँ तो मैंने एक बार कॉल ऑप्शन दिया था निफ्टी पर बाई करने का, और वो एग्जैक्टली इनडायरेक्ट टैक्स चालू होने के पहले जो पार्ट भी है वो चालू होने के पहले मैंने कॉल ऑप्शन बाई दिया था। और संदीप जी ने मुझे कहा भी था कि जय भाई आप ट्राई कर रहे हो ये टाइम पर, तो बड़ी हिम्मत का काम है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स चालू होने के पहले अगर सरकार ने पार्ट ए में इतना सारा दिया है तो पार्ट बी में ऐसा ना हो कि बहुत कुछ ले ले और आपका कॉल स्टॉप लॉस हो जाए।
मैंने कहा नहीं, चांसेस है कि एफएम ड्रीम बजट दे दे ये टाइम पे और सही मैं साबित हो जाऊं, और बिल्कुल वही हुआ। बहुत ही एक्सपांशनरी बजट, सॉलिड बजट दिया था और हमने बाद में वो सेलिब्रेट भी किया बहुत ही अच्छी तरह से मस्ती की पाठशाला में। एब्सोल्युटली, उसी के लिए जिस तरह की तेजी जो बनी 1 फरवरी को और जिस तरह से बाजार रहा, इसलिए हमने स्पेशल सेशन उसी वक्त रिकॉर्ड किया। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, आप सब लोग तैयार भी हो गए। उसी वक्त टॉपिक बना और उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि बजट को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, वो टॉपिक था। तो बड़ा जोरदार था। लेकिन हाँ, आज हम बजट के दिन 1 फरवरी को याद इसलिए कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में बजट के बाद की पहला ऐसा दिन है जहां इतनी बड़ी तेजी 4% की बनती हुई नजर आई। तो जबरदस्त तेजी होती हुई दिखी है, एक खतरनाक तेजी जिसको कहना चाहिए कि आज के सेशन में बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। तो चलिए, एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन। उम्मीद करें कि पिछली बार 14,900 के बाद फिर से हम नीचे फिसले, लोगों को लगा कि ब्रेकआउट होके शायद नीचे जा रहे हैं, लेकिन इस बार का ब्रेकआउट पक्का होता दिखे। और इस पक्के ब्रेकआउट के लिए अब आपको इंतजार करना है एक ही लेवल का, 15,050। 15,050 को इंट्राडे में पार कर लें, पहला संकेत आ जाएगा। 15,050 के ऊपर बंद हो जाए, लाइफ टाइम हाई की तरफ आप बढ़ जाएंगे, ये आपके लिए संकेत होगा। इस पर कल रहेंगी नजरें। आज आप सभी से विदा लेने का वक्त है। फिर भी ये कहूंगा, 1 फरवरी के और आज के दोनों ही ऐतिहासिक सेशन में हमारा साथ देने के लिए वागले साहब, आशीष सर, कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, जय ठक्कर और किरण जी, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।